नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। राय पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। अपन पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे थे और पॉलिटिकल साइंस एक सिस्टमेटिक रूप में अपनी क्लासेस स्टार्ट करी थी। इसके अंतर्गत अपन ने सबसे पहले भारत की जो संवैधानिक संवैधानिक प्रावधान है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, वो देखा अपन ने 1909, 1919 और 1935 का भारत संसद अधिनियम पढ़ा। उसके बाद महत्वपूर्ण जो कि समितियाँ पढ़ी और उसके अगली क्लास जो कि अपनी पिछली क्लास रही थी उसके अंतर्गत अपन ने भारत की जो है अनुसूचियाँ, यानी भारतीय संविधान की कितनी अनुसूचियाँ, 12 अनुसूचियाँ पढ़ी। इसी क्रम में आज आगे बढ़ते हैं अपन अगली क्लास में, यानी कि इस वाली क्लास में संविधान की कुछ प्रमुख विशेषताएं देखेंगे। गाइज, अपने संविधान क्या क्या विशेषता है? वैसे तो अपने संविधान में कितनी असंख्य विशेषता है, लेकिन मैं कुछ मोटा मोटी आपको कम से कम 15-20 यहाँ पे विशेषता बताऊंगा जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आज अपनी क्लास रहेगी संविधान की विशेषताओं पर, तो अपने स्टार्ट करते हैं। संविधान की प्रमुख विशेषताएं मैं बताऊंगा आपको आज की क्लास में, ठीक है। तो संविधान की जो प्रमुख विशेषता है, सबसे पहले विशेषता यह है कि जो भारत का जो संविधान है वो बहुत बड़ा लिखित संविधान है। संविधान सभा द्वारा एक निर्मित है जो है संविधान बना हुआ है, यानी कि निर्मित, लिखित तथा सर्वाधिक व्यापक संविधान, ठीक है। विश्व में सबसे सर्वाधिक जो व्यापक संविधान है वो भारत का संविधान ही है, क्योंकि जो भारत के संविधान में सभी देशों की कुछ संविधानों की जो है विशेषता ली गई है। क्योंकि भारत का संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को बनकर तैयार हुआ। इससे पूर्व जो है कि बहुत सारे देश जो है आजाद हो चुके थे और उनका संविधान तैयार हो चुका था। तो भारत संविधान में उन सभी देशों की जो संविधान की विशेषता है वो भारत में संलग्न करी गई। तो जो पहली जो प्रमुख विशेषता है भारत संविधान की वो क्या है कि भारत का जो संविधान है वो निर्मित, लिखित तथा सर्वाधिक व्यापक संविधान है। क्या है गाइस? निर्मित भी है, यानी कि संविधान सभा द्वारा निर्मित है, और पूरा जो संविधान है एक बुक में, यानी कि संविधान की जो कॉपी प्रश्नों में लिखाई बनी हुई है वो लिखित है और सर्वाधिक व्यापक संविधान भी है, ठीक है। आप सभी को पता है संविधान सभा के द्वारा ही संविधान का निर्माण किया गया था और संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे, ठीक है। कितने वर्ष लगे थे? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन जो है लगे थे, ठीक है। तो भारत का जो संविधान है पूर्णतः लिखित है, ठीक है। वही बात की जाए अमेरिका का संविधान, अमेरिका के संविधान में मात्र कितने 7 अनुच्छेद है और जो है वो लिखित नहीं है। लेकिन जो भारत का संविधान है वो क्या है गाइस? लिखित है, ठीक है। तो उसको बनाने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे, ठीक है। पूर्णतः लिखित है और सर्वाधिक व्यापक संविधान है, ठीक है। अपना जो संविधान है सर्वाधिक व्यापक है, मैं पहले ही बता चुका हूं कि विश्व में सर्वाधिक व्यापक सबसे बड़ा संविधान जो है वो भारत का संविधान ही है। अच्छा, मैं आपको दूसरे कंट्री के संविधान के बारे में बताता हूं, कौन से देश में कितने अनुच्छेद हैं। बात की जाए यूएसए, यानी कि अमेरिका, ठीक है। अमेरिका की बात की जाए, मैंने आपको पहले ही बताया था अमेरिका का जो संविधान है वो लिखित संविधान नहीं है, एक मौखिक संविधान है और इसके अंतर्गत कुल कितने 7 ही अनुच्छेद है। कितने गाइस? 7 अनुच्छेद है, ठीक है। वही ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए, ऑस्ट्रेलिया में कुल कितने 128 अनुच्छेद है, ठीक है। और यूएसए की बात की जाए 7 अनुच्छेद है, ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए 128 अनुच्छेद है, ठीक है। फिर बात की जाए कनाडा, कनाडा की बात की जाए तो कनाडा में कुल कितने 147 अनुच्छेद ही है। कितने? 147 अनुच्छेद ही है। दक्षिण अफ्रीका की बात की जाए तो दक्षिण अफ्रीका में कुल कितने 253 अनुच्छेद ही है। लेकिन जबकि भारत के संविधान की बात की जाए तो भारत का संविधान क्या है? बहुत ही व्यापक है, यानी इन सभी के जो देश के जो संविधान अपन फॉर एग्जाम्पल लिए, इनसे भी बड़ा संविधान भारत का संविधान है, जो कि एक प्रमुख विशेषता है। फिर से रिपीट करा दूं मैं, यूएसए यानी कि अमेरिका के संविधान में कुल 7 अनुच्छेद है, ठीक है। फिर बात की जाए ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया कुल कितने? ऑस्ट्रेलिया में 128 अनुच्छेद है। कनाडा की बात की जाए कुल 147 अनुच्छेद है और दक्षिण अफ्रीका की बात की जाए तो कुल कितने 253 अनुच्छेद है, ठीक है। वही जबकि भारत की बात की जाए, मैंने आपको कंपैरिजन करवाया था कि इन देशों में इतने अनुच्छेद है। अब मैं भारत की बात कर रहा हूं। भारत की बात कब करूंगा? जब संविधान अपना लागू हुआ था, और भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। उस समय की बात की जाए तो उस समय भारत में कुल कितने 395 अनुच्छेद थे। कितने गाइस? 395 अनुच्छेद थे। बात की जाए जब भारत का संविधान लागू हुआ था तब कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद थे। फिर बात की जाए 8 ही अनुसूचियां थी और इसके कितने 22 भाग थे। मैं फिर से रिपीट करवा दूं, जब भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तब उस समय भारत के अंतर्गत कुल 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी और कितने 22 भाग थे, ठीक है। लेकिन जबकि मैं वर्तमान की बात की जाऊं, यानी कि आज तक की डेट की बात कर रहा हूं, यानी कि आज जो डेट हुई 6 अप्रैल 2023 की बात कर रहा हूं, आज तक की डेट की बात कर रहा हूं, तो इसके अंतर्गत कुल मोटा मोटी देखें तो अनुच्छेद की संख्या तो बड़ी है, लेकिन जो प्रमुख खाका देखा जाए इसके अंतर्गत जो है सब पार्ट्स बड़े हैं, यानी कि उपभाग बड़े हैं। लेकिन जो मोटा मोटी संविधान में अनुच्छेदों की संख्या देखी जाए तो अभी भी कितनी 395 अनुच्छेद है, ठीक है। वही अनुसूचियां जो कि मैंने पिछले वीडियो में आपको कवर भी करवाई थी, जो 8 से बढ़ के कितनी हो गई 12 अनुसूचियां हो गई, यानी कि 4 अनुसूचियां और जोड़ी गई। कौन सी? 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं जो अनुसूचियां है और जोड़ी गई थी, यानी कि अब वर्तमान में 12 अनुसूचियां हो गई और भाग तो कितने 22 ही है, ठीक है। फिर बात की जाए आइवर जेनिंग्स, आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को विश्व का सबसे बड़ा संविधान माना है, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो भारत का जो संविधान है वो बाद में बना था, तो इसमें सभी देशों की विशेषता कुछ विशेषताएं मौजूद है जिसको मैं आगे बताऊंगा अभी सही उसकी विशेषता में। तो आइवर जेनिंग्स जो कि बहुत बड़े विद्वान रहे हुए हैं, उन्होंने भारतीय संविधान को सबसे बड़ा संविधान बताया है, ठीक है।
फिर से बता देता हूं, भारत का संविधान जो है लिखित है, निर्मित और व्यापक संविधान है, जिसको 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के अंतर्गत संविधान सभा के द्वारा बनाया गया था। फिर बात की जाए कुछ संविधान की बात की जाए, जैसे यूएसए के संविधान में 7 अनुच्छेद, ऑस्ट्रेलिया में 128, कनाडा में 147 और 253 अनुच्छेद, दक्षिण अफ्रीका में है। जबकि भारत में जब लागू हुआ था तब 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। वर्तमान में 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 22 भाग हैं। आइवर्जेनिक्स के द्वारा क्या कहा गया, विश्व का सबसे बड़ा संविधान कहा गया। ठीक है, अब बात की जाए संविधान को बड़ा बनाने के क्या कारण रहे होंगे कि भाई भारत का संविधान जो इतना व्यापक है, इतना विस्तृत है, इसको पीछे बनाने के क्या कारण रहे होंगे। इसके जो क्वेश्चन है ये आरएस मेंस या फिर आईएएस मेंस या फिर किसी भी छोटे एग्जाम में पूछा जा सकता है, जो कि कोई लिखित जो कोई एग्जाम होता है उसमें आ सकता है। ठीक है, बात की जाए भारत का संविधान बड़ा बनाने का क्या कारण है, तो भारत का जो भौगोलिक आकार और भारत की जो जनसंख्या है वो विस्तृत है, यानी कि अधिक है। यानी कि भारत का जो भौगोलिक आकार है, यानी कि भारत का जो निचला पार्ट है वो जल से लगा हुआ है, भारत का जो ऊपर पार्ट है वो स्थलीय सीमा से लगा हुआ है। तो भारत का जो है भौगोलिक आकार तथा जनसंख्या की विशालता के कारण ही भारत के संविधान को बनाया गया है। ठीक है, दूसरी बात की जाए राज्यों का अपना पृथक संविधान ना होना। बात की जाए यूएसए यानी अमेरिका के संविधान की बात की जाए तो वहां पे जो है राज्यों का एक पृथक संविधान होता है, यानी कि केंद्र का अलग पृथक संविधान है और राज्यों का भी पृथक अलग संविधान है। लेकिन भारत के बारे में बात करता हूं तो भारत का संविधान मोटा मोटी एक ही संविधान, यानी जो है पूरे भारत का एक ही संविधान है। यहाँ पर राज्यों का पृथक संविधान नहीं है। ठीक है, तो दूसरे क्या कारण है संविधान का विस्तृत होने का कि भारत के लिए जो राज्यों का है वो पृथक संविधान नहीं है। पहला कारण क्या है, भारत की भौगोलिक विशालता और जनसंख्या कारण, और दूसरी बात की जाए तो राज्यों का जो है पृथक संविधान नहीं होना। ठीक है, फिर बात की जाए तीसरा क्या है कि संविधान में जो अनुच्छेद अपन को जैसे मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, डीपीएस भी है, इसके साथ जो युक्त प्रतिबंध भी है। ठीक है, क्योंकि अगर मान लो किसी भी अनुच्छेद या फिर किसी भी स्वतंत्रता के साथ अगर युक्त प्रतिबंध का नहीं होता है तो वह स्वतंत्रता का रूप ग्रहण कर सकती है और इससे क्या हो जाएगा, देश में अराजकता फैल जाती है। ठीक है, तो बात की जाए तो संविधान में प्रावधानों के साथ युक्त प्रतिबंधों की व्यवस्था भी भारतीय संविधान में की गई है, इसीलिए जो है भारत का संविधान जो है इतना विस्तृत है। ठीक है, चौथे कारण की बात की जाए, ठीक है, वंचित वर्ग या फिर अल्पसंख्यक, जैसे कि वंचित वर्ग में आता अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक वर्ग जिसमें मुस्लिम समुदाय, सिख समुदाय, जैन समुदाय, पारसी समुदाय इत्यादि सभी आते हैं। इन सभी के लिए जो है विशेष प्रावधान किया गया है, यानी कि इनको जो है ऐसा ना लगे कि भाई हम मुख्य धारा से जो है भारत में पिछड़ रहे हैं, इसलिए इनके लिए जो है विशेष प्रावधान किए गए हैं। इसीलिए जो भारत का संविधान क्या है, विस्तृत बना हुआ है। देखिए, वंचित वर्गों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग के कल्याण को संविधान में स्थान प्रदान किया जाना। ठीक है, तो संविधान को बड़ा बनाने के क्या चार कारण है। सबसे पहले तो भारत की भौगोलिक विशालता और जनसंख्या के कारण। ठीक है, भारत की भौगोलिक विशालता जनसंख्या के कारण, राज्यों का पृथक संविधान नहीं होना, यानी कि संघ का जो है एक ही संविधान है, अपने भारत देश का टोटल एक ही संविधान है। ठीक है, संविधान में प्रावधानों के साथ युक्त प्रतिबंध भी स्थापित होना, और संविधान में जितने भी वंचित वर्ग जैसे एससी हो गया, एसटी हो गया, अल्पसंख्यक वर्ग हो गया, इन सभी के लिए जो है विशेष प्रावधान किया जाना, इसीलिए जो भारत का संविधान विस्तृत है। तो ठीक है, पहली जो प्रमुख विशेषता थी क्या है, भारत का संविधान क्या है, निर्मित, लिखित और सबसे ज्यादा व्यापक संविधान है। अच्छा, दूसरी विशेषता की बात करूंगा मैं, विदेशी स्रोतों का प्रभाव। मैंने आपको बताया था कि जब भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, इसके अंतर्गत सबसे बाद में जो अपना भारत का संविधान बना था, इसमें जो विदेशी स्रोतों का प्रभाव बहुत है, यानी कि जो अमुक देश है उनके जो संविधान के जो प्रावधान है वो भारत में सीधे सीधे उठाकर ग्रहण किए गए हैं, ताकि जो भारत का संविधान है वो उत्कृष्ट बन सके, यानी विश्व का सबसे अच्छा संविधान जो है भारत का संविधान है। क्यों है, क्योंकि इसमें जो सभी देशों के संविधान कुछ विशेषता अपने सम्मिलित की गई है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करूंगा विदेशी स्रोतों का प्रभाव में। 1935 का भारत शासन अधिनियम से भारतीय संविधान पर क्या प्रभाव पड़ा है, ये अपन अभी देखेंगे। गाइस, जब मैंने तीसरी क्लास ली थी, 1935 का भारत शासन अधिनियम पढ़ाया था मैंने आपको विस्तृत, आप जाके देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा हो तो। उसके अंतर्गत मैंने साफ साफ बताया था कि ये जो प्रावधान है, इसके जो कुछ प्रावधान है वो सीधे जो है भारत संविधान के अंतर्गत ग्रहण किए गए हैं। वे कौन कौन से प्रावधान है ये अपन अभी देखेंगे। ठीक है, भारत शासन अधिनियम जो है सर्वाधिक प्रभाव पड़ा भारतीय संविधान पर 1935 के भारत शासन अधिनियम का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा, और संविधान के 2/3 भाग जो है संविधान का यहीं से लिया गया है। कहां से लिया गया है, यहीं से लिया गया है, यानी कि 1935 के भारत शासन अधिनियम से अपने भारत के संविधान में 2/3 भाग सीधा ग्रहण किया गया है। कितना गाइस, 2/3 भाग, यानी कि कम से कम 66% जो भाग है यहीं से अपन ने लिया है। इसलिए आप 1935 के भारत शासन अधिनियम की महत्वता देख सकते हैं कि भाई ये इतना महत्वपूर्ण था कि इसके सीधे 2/3 जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान में सीधे सीधे ग्रहण किए गए। अच्छा, कौन कौन से प्रावधान है, सबसे पहले बात किया संघात्मक शासन, शक्तियों का विभाजन। ठीक है, आपने जब 1935 के भारत शासन अधिनियम मैंने पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि जो शक्तियों का विभाजन किया गया था इसके अंदर सूचियों के माध्यम से। कौन कौन सूची, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। ठीक है, तो इसके कारण जो है केंद्र और राज्य के मध्य सूचियों के माध्यम से शक्तियों का विभाजन किया गया, और ये जो शक्तियों का विभाजन है अपने संघात्मक शासन वो 1935 के भारत शासन अधिनियम से ही लिया गया है। ठीक है, फिर बात की जाए आपातकालीन प्रावधान, विट्टो और अध्यादेश। आपातकालीन प्रावधान, विट्टो और अध्यादेश का जो प्रावधान है 1935 के भारत शासन अधिनियम से ही ग्रहण किया है। जैसे कि आपातकालीन प्रावधान
विटो और अध्यादेश। ठीक है, कौन कौन से? आपातकालीन प्रावधान, अध्यादेश और विटो। ठीक है, फिर बात की जाए और कौन से प्रावधान लिए हैं? राज्यपाल का जो पद है वो भी अपन ने 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया है। ठीक है, लोक सेवा आयोग जो वर्तमान आपको पता है अनुच्छेद 315 भाग 14, अनुच्छेद 315 से 323 तक केंद्रीय लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग का जो प्रावधान किया गया है वो सर्वप्रथम अपन ने 1935 के भारत शासन अधिनियम से ही ग्रहण किया गया है। तो कौन से प्रावधान है? राज्यपाल का पद और लोक सेवा आयोग। ठीक है, बात की जाए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जो केंद्र व राज्यों के लेखाओं का लेखा का परीक्षण करता है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो एक पद है जिसका उल्लेख भारतीय संविधान में अनुच्छेद 148 में किया गया है, उसका प्रावधान अपन ने 1935 के भारत शासन अधिनियम से ही ग्रहण किया है। ठीक है, जिसका नाम क्या है? महालेखा परीक्षक, जिसका नाम है, उस समय जिसका नाम महालेखा परीक्षक था। वर्तमान में नाम है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जिसको क्या कहते हैं? ठीक है, अनुच्छेद 148 में जिसका उल्लेख है। ठीक है, तो मैं आपको फिर से एक बार रिपीट करा दूं, 1935 के भारत शासन अधिनियम से अपन ने क्या क्या ग्रहण किया है। ठीक है, सबसे पहले 2/3 भाग अपन ने यहीं से ग्रहण किया है, ये आपको बात पता होगी। फिर बात की जाए संघात्मक शासन यानी शक्तियों का विभाजन सूचियों के माध्यम से, ये भी अपन ने यहीं से लिया है। ठीक है, अध्यादेश, विटो और आपातकालीन प्रावधान ये भी अपन ने यहीं से लिया है। राज्यपाल का पद, लोक सेवा आयोग और महालेखा परीक्षक भी अपन ने 1935 के भारत शासन अधिनियम से ही ग्रहण किया है। फिर बात की जाए ब्रिटेन के संविधान अपन ने क्या क्या ग्रहण किया, अब पढ़ेंगे ब्रिटेन के संविधान से अपन ने क्या ग्रहण किया। अभी वर्तमान दूसरी विशेषता चल रही, विदेशी स्रोतों का प्रभाव भारतीय संविधान में क्या क्या है। तो ब्रिटेन के संविधान में अपन ने क्या क्या लिया है वो देखते हैं। सबसे पहले संसदीय शासन। ठीक है, संसदीय शासन यानी कि वर्तमान में जो अपन ने भारत में एक संसद विद्यमान है जिसमें जो है लोकसभा भी है, राज्यसभा भी है, ये जो संसदीय प्रावधान है अपन ने ब्रिटेन के संविधान से ही ग्रहण किया है। ठीक है, आपको पता है भारत जो था वो ब्रिटेन का उपनिवेश था, तो उसी के तहत व्यवस्था का जो सुचारू रूप से अपन ने पालन किया, तो भारत में जो है संसदीय व्यवस्था का जो पालन है ब्रिटेन से ही ग्रहण किया है। कौन सा? संसदीय शासन। दूसरी बात की जाए विधि का शासन यानी कानून का शासन, ये जो प्रावधान है ये भी अपन ने ब्रिटेन से ग्रहण किया है। कहां से ग्रहण किया गाइस? ब्रिटेन से ग्रहण किया है। पहला जो है प्रकरण, पहला कौन सा है? संसदीय शासन, ये अपन ने ब्रिटेन से लिया है। दूसरी की बात की जाए तो विधि का शासन भी अपन ने ब्रिटेन से लिया है। ठीक है, आपको सभी को पता होगा कि अपन जो है अपने जो है भारत में एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता मतलब अपन जो है एक ही नागरिक है, यानी कि अपन केंद्र और राज्य के अलग अलग नागरिक नहीं है, अपन सिर्फ और सिर्फ भारत देश के एक नागरिक है। अपन ने ये जो प्रावधान है ये भी कहां से? ब्रिटेन से ही ग्रहण किया है। कहां से? ब्रिटेन से। वही बात की जाए तो दोहरी नागरिकता, दोहरी नागरिकता का जो प्रावधान है वो यूएसए के संविधान में है। ठीक है, वहां पर केंद्र और राज्य के लिए अलग अलग नागरिकता ली जाती है। तो यूएसए का प्रावधान दोहरी नागरिकता है, वरन जो है भारत में जो एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है, और एकल नागरिकता का जो अपन ने प्रावधान है वो यूएस यानी कि ब्रिटेन के संविधान से लिया है। पहला कौन सा है? संसदीय शासन, दूसरा है विधि का शासन और तीसरा है अपने एकल नागरिकता। एकल नागरिकता कहां से लिया है? ब्रिटिश शासन से। फिर बात की जाए नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी, वर्तमान में जो प्रशासन को संभालने के लिए जो नौकरशाही होती है, ये जो प्रावधान है वो भी अपन ने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। ठीक है, तो ब्यूरोक्रेसी यानी कि प्रशासन यानी कि नौकरशाही का जो प्रावधान है वो भी अपन ने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। ठीक है, विधायी प्रक्रिया यानी कि कानूनी प्रक्रिया, ये प्रावधान अपन ने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। फिर बात की जाए महान्यायवादी का पद, आपको पता है गाइस जो केंद्र और राज्य में महान्यायवादी और महाधिवक्ता का जो पद होता है, जो कि कानूनी मामलों में सरकार की पैरवी करता है, यानी केंद्र सरकार हो तो केंद्र सरकार पैरवी करता है और राज्य सरकार हो तो राज्य सरकार की पैरवी करता है। कौन? महाधिवक्ता और महान्यायवादी। तो अपन ने जो महान्यायवादी और महाधिवक्ता का जो भी ये पद है ये भी अपन ने ब्रिटेन के संविधान से ही ग्रहण किया है। फिर बात की अगली विशेषता, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। क्या बोला मैंने? फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, यानी कि अपन जो वर्तमान में अपन जो लोकसभा का चुनाव हो गया या फिर मानो विधानसभा का चुनाव हो गया, इसके अंतर्गत अपन जो प्रत्यक्ष रूप से मतदान करते हैं इसको फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम कहा जाता है। और ये जो प्रावधान अपन ने ब्रिटेन से ही लिया गया है, यानी कि उम्मीदवारों को सीधा प्रत्यक्ष रूप से चुनाव मतलब वोट करना फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम कहलाता है। जैसे कि आप मानो जैसे कि वर्तमान में आपके क्षेत्र में जो एमएलए का चुनाव चल रहा है, यानी विधानसभा का चुनाव चल रहा है, तो आप जो वहां पे जाके प्रत्यक्ष रूप से एक वोट देते हो, या फिर मान लो लोकसभा यानी कि अपने सांसद को, अपने क्षेत्र के सांसद को एक वोट देते हो, या फिर मान लो स्वयं शासन अपने पार्षद को एक वोट देते हो, या फिर सरपंच या वार्ड पंच को एक वोट देते हो, ये सभी जो वोट कर देने की जो प्रणाली है वो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम कहलाती है। और ये जो प्रावधान है अपन ने ब्रिटेन के संविधान से ही लिया है। ठीक है, तो फिर मैं आपको रिवाइज कर दूं ब्रिटेन के संविधान अपन ने क्या क्या लिया है। सबसे पहले बात की जाए तो संसदीय शासन अपन ने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। फिर बात की जाए विधि का शासन ये अपन ने यहाँ से लिया है। एकल नागरिकता वो भी अपन ने ब्रिटेन संविधान से लिया है। फिर बात की जाए नौकरशाही अपन ने भी इसी प्रावधान यहीं से लिया है। विधायी प्रक्रिया भी अपन ने यहीं से लिया है। महान्यायवादी और महाधिवक्ता का पद भी अपन ने यहीं से लिया है। और फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम भी ब्रिटेन के संविधान से ही ग्रहण किया है। आगे बात करते हैं अमेरिका के संविधान से अपन ने क्या क्या ग्रहण किया है। ठीक है,
अब अपन ने देख लिया भाई ब्रिटेन के संविधान से अपन ने इतनी चीज ग्रहण की है, तो यूएस के संविधान से अपन ने भी क्या ग्रहण किया है। सबसे पहले बात की जाए, जब संविधान प्रारंभ होता है तो संविधान के प्रारंभ में ही अपनी है प्रियम्बल विद्यमान है। क्या है? प्रियम्बल यानी प्रस्तावना विद्यमान है, और ये जो प्रस्तावना है वो अपन ने यूएसए के संविधान से ही ग्रहण करी है, यानी कि अमेरिका के संविधान से ही अपन ने प्रस्तावना ग्रहण की है। और प्रस्तावना की जो भाषा शैली है उस पर जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान का जो है प्रभाव विदित होता है। ठीक है, तो अपन ने यूएसए के संविधान से जो पहली चीज ली है वो है प्रस्तावना ली है अपन सबसे पहले। दूसरी चीज मैं बताता हूं, अपने मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स भारतीय संविधान में भारत के प्रत्येक नागरिक को 6 जो है मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। ये 6 जो मौलिक अधिकार है अपन ने जो है अमेरिका के संविधान से ही ग्रहण किए हैं। ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचन तथा राष्ट्रपति का महाभियोग। ठीक है, राष्ट्रपति के लिए जो निर्वाचन के लिए जो एक निर्वाचन मंडल जो है घोषित किया जाता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन भाग लेगा, राष्ट्रपति के निर्वाचन क्या प्रक्रिया रही होगी, और राष्ट्रपति के लिए जो पद से अगर पद का दुरुपयोग करता है तो उसको किस तरीके से पद से हटाया जाता है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 61 में किया गया है, जिसको अपन महाभियोग कहते हैं। वो प्रावधान भी अपन ने यूएसए यानी अमेरिका के संविधान से लिया है। ठीक है, तो क्या तीसरा क्या प्रावधान है गाइस, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रक्रिया से किया जाएगा, और राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो किस तरीके से लागू होगी, ये प्रावधान अपन ने यूएसए के संविधान से लिया है। ठीक है, अच्छा दूसरी बात की जाए, उपराष्ट्रपति यानी कि भारत के अंदर जो आपको पता है उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट का एक पद है, जो कि राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है। अपन ने ये जो पद है ये भी कहां से, यूएसए के संविधान यानी अमेरिका के संविधान से लिया है, यानी कि उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट का जो पद है वो भी यूएसए के संविधान से अपन ने ग्रहण किया है। फिर बात की जाए डेमोक्रेसी जो है लोकतंत्र, वो भी यूएसए यानी अमेरिका के संविधान से अपन ने ग्रहण किया है, यानी उपराष्ट्रपति का पद और लोकतंत्र दोनों ही जो है अपन ने यूएसए के संविधान से ग्रहण किया है। ठीक है, फिर बात की जाए जो है न्यायपालिका, ये जो आपको पता है कि अपने जो सबसे ऊपर जो है न्यायिक क्षेत्र में सुप्रीम कोर्ट विद्यमान है, तो न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है वो भी अपन ने कहां से, यूएसए के संविधान से ग्रहण की गई है। देखो यही बात बोली गई है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन जो है अपन ने यूएसए के संविधान से लिया है। ठीक है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, अपने पूर्व में दिए गए निर्णय को जो है पुनरावलोकन किया जाता है, जो ये जो प्रावधान है वो अपन ने यूएसए के संविधान से ही ग्रहण किया है, यानी कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान भी अपन ने यहीं से लिया है। अच्छा, जनहित याचिका का जो प्रावधान है वो भी अपन ने यूएसए के संविधान से ही ग्रहण किया है, यानी कि इसको पीआईएल बोलते हैं, पब्लिक इंटीग्रेशन लिटिगेशन। ठीक है, तो जनहित याचिका जो है पीआईएल अपन ने यूएसए के संविधान से लिया है, जिसको सामाजिक क्रिया याचिका भी कहा जाता है। ठीक है, तो अपन ने जो है कौन कौन से प्रावधान यूएसए के संविधान से लिए, सबसे पहले बात करूंगा प्रस्तावना जो है यूएसए के संविधान से ली। फिर बात की जाए मौलिक अधिकार भी अपन ने जो है यूएसए के संविधान से लिया है। फिर बात की राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया और महाभियोग जी भी अपन ने यहीं से लिया है। उपराष्ट्रपति का पद, डेमोक्रेसी यानी कि जो है लोकतंत्र भी अपन ने यहाँ से लिया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता तथा पुनरावलोकन की प्रक्रिया ये भी अपन ने यहीं से लिया है, और जनहित याचिका यानी पीआईएल जो है वो भी यूएसए के संविधान से ही ग्रहण किया है। ठीक है, फिर बात की जाए अपन ने कनाडा के संविधान से क्या क्या ग्रहण किया है। ठीक है, अब देख लिया भाई, सबसे पहले अपन 1935 का भारत संविधान अधिनियम देख लिया कि वहां से क्या क्या लिया गया है। फिर बात की जाए ब्रिटेन के संविधान से अपन ने क्या ग्रहण किया है। फिर बात करें अपन ने यूएसए के संविधान से क्या ग्रहण किया है। अब बात करते हैं अपन कनाडा के संविधान से क्या ग्रहण किया है। मजबूत केंद्र के साथ संघात्मक शासन। ठीक है, एक भारतीय संविधान में आपको पता है लोकतंत्र विद्यमान है, और लोकतंत्र में आपको पता है जो केंद्र है वो राज्यों से ज्यादा पावरफुल है, यानी केंद्र के पास जो है शक्तियों का जो बंटवारा है वो ज्यादा किया गया, यानी जो शक्तियों का बंटवारा है वो केंद्र के पक्ष में किया गया है। तो मजबूत केंद्र के साथ संघात्मक शासन की जो प्रक्रिया है अपन ने ये जो प्रणाली ली है वो कनाडा के संविधान से ही ग्रहण की है, यानी कि भारत में जो है केंद्र जो है ज्यादा सशक्त है। ये जो मजबूत केंद्र के साथ जो संघात्मक शासन का जो ये प्रावधान लिया गया है वो अपन ने कनाडा के संविधान से ही ग्रहण किया गया है। ठीक है, आपको पता है गाइस अमेरिका के संविधान में जो है संघ शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन भारत के जो संविधान में संघ के स्थान पर यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है, क्योंकि जो भारत का जो संघ है वो जो है किसी समझौते का परिणाम नहीं है। ठीक है, भारत का जो संघ है वो किसी समझौते का परिणाम नहीं है, इसलिए जो है भारतीय संघ के स्थान पर यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है, और ये जो यूनियन शब्द का जो प्रयोग अपन ने किया है वो कनाडा के संविधान से ही किया गया है, यानी कि जो यूनियन शब्द का प्रयोग संविधान में जो है यूनियन शब्द का जो प्रयोग किया है अपन ने, किसका, यूनियन शब्द का जो प्रयोग किया है वो कनाडा के संविधान से ही ग्रहण किया गया है। ठीक है, तीसरी बात की जाए अवशिष्ट विषय को जो है केंद्र को प्रदान करना है, ये जो प्रावधान ये भी कनाडा के संविधान से ही अपन ने ग्रहण किया है। ठीक है, आपको पता है गाइस जब 1935 का भारत संविधान अधिनियम लागू किया गया था तो जो अवशिष्ट विषय थे, अवशिष्ट विषय का मतलब ये होता है वे विषय जो ना केंद्र के पास हो ना राज्य के पास हो, वे अलग ही कुछ विषय होते हैं,
वो जो है अवशिष्ट विषय कहलाते हैं। तो 1935 के भारत शासन अधिनियम में जो अवशिष्ट विषय है वो गवर्नर जनरल को सौंप दिए गए थे, लेकिन जब अब भारत आजाद हुआ तो अवशिष्ट विषय जो है वो केंद्र को सौंप दिए गए थे, और ये जो प्रावधान है, ये प्रावधान अपन ने कनाडा से ग्रहण किया गया है। ठीक है, फिर बात की जाए, अच्छा राज्यपाल का पद की बात की जाए तो राज्यपाल का पद तो 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया गया है, लेकिन राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो केंद्र के द्वारा की जाती है। यह प्रावधान अपन ने कनाडा से ग्रहण किया जाता है, ग्रहण किया है। ठीक है, तो राज्यपाल की नियुक्ति किसके, केंद्र सरकार के माध्यम से। ठीक है, तो राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो केंद्र सरकार के माध्यम से की जाती है, और ये प्रावधान है वो अपन ने कनाडा से ग्रहण किया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट को जो है परामर्श प्रदान करना। ठीक है, राष्ट्रपति, आपको पता है गाइस, राष्ट्रपति अगर मान लो कोई परामर्श प्रदान करना हो या फिर ग्रहण करना हो तो वो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श जो प्रदान करता है या ग्रहण करता है। ये प्रावधान अपन ने कनाडा से लिया गया है। अच्छा, राज्यपाल द्वारा जब विधेयक सुरक्षित रखा जाता है, जब राज्य विधानसभा द्वारा कोई विधेयक प्रस्तुत किया जाता है और फिर वो विधेयक अगर राष्ट्रपति की सहमति के लिए अगर मान लो सुरक्षित रखता है, तो ये प्रावधान भी अपन ने कहां से, कनाडा के संविधान से लिया गया है, और इस संविधान का जो उल्लेख है अनुच्छेद 200 में किया गया है। यानी मान लो राज्य विधानमंडल के द्वारा कुछ विधेयक आते हैं, और कुछ विधेयक जो है राज्यपाल के पास आता है, अगर राज्यपाल उस विधेयक पर हस्ताक्षर करने को अगर सहमत ना हो और राष्ट्रपति के लिए अगर सुरक्षित रखना चाह रहा है, तो ये जो प्रावधान है वो अपन ने कहां से, कनाडा के संविधान से ही ग्रहण किया गया है। ठीक है, तो कनाडा के संविधान से अपन ने क्या क्या ग्रहण किया है, फिर से रिपीट कर दूं मैं आपको। ठीक, मजबूत केंद्र के साथ संघात्मक शासन की जो प्रणाली है वो अपन ने कनाडा से ग्रहण किया गया है। ठीक है, संघ के स्थान पर यूनियन शब्द का प्रयोग, ये भी अपन ने कहां से, कनाडा के संविधान से ग्रहण किया है। अवशिष्ट विषय को केंद्र को सौंपना, ये प्रावधान अपन ने यहीं से ग्रहण किया है। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है, प्रावधान भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेना, या फिर अगर जैसे कि जो राष्ट्रपति है उसको कोई विधि सम्मत कोई अगर मान लो परामर्श लेनी हो, तो जो परामर्श लिए जाते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वो भी अपन ने कनाडा के संविधान से ही लिया है। और राज्यपाल द्वारा विधेयक को सुरक्षित रखना किसके लिए, राष्ट्रपति के लिए, जिसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 200 में किया गया है। ये प्रावधान अपन ने कनाडा के संविधान से ही लिया है। आगे बढ़ते हैं, आयरलैंड के संविधान अपन से क्या क्या ग्रहण किया है। ठीक है, तो आयरलैंड के संविधान से सबसे पहले अपन ने ग्रहण किया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है अपन ने कहां से लिया है, आयरलैंड के संविधान से लिया है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 में है, अनुच्छेद 51 तक, भाग 4। ठीक है, तो आयरलैंड के संविधान से सर्वप्रथम अपन ने क्या लिया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड के संविधान से ही ग्रहण किया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, ठीक है, राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है वो भी अपन ने आयरलैंड के जो है संविधान से ही ग्रहण किया है। तो पहली चीज अपन ने क्या ग्रहण की है, डीपीएसपी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व है वो आयरलैंड के संविधान से ही ग्रहण किया है, और आयरलैंड ने ये स्पेन से ग्रहण किए थे। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा डिटेल में तो बहुत बताऊंगा। फिर बात किया दूसरी चीज, राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है वो भी अपन ने आयरलैंड से ही लिया गया है। ठीक है, अच्छा अपन को पता है जो भारतीय जो संसद है उसका जो उच्च सदन है वो राज्यसभा कहलाता है, और राज्यसभा में जो है राष्ट्रपति के द्वारा कुल 12 सदस्य जो है मनोनीत किए जाते हैं, और जो उस राष्ट्रपति का जो मनोनीत किए जाते हैं, ये जो प्रावधान है वो भी अपन आयरलैंड के संविधान से ही ग्रहण किया गया है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 80 में किया गया है, अनुच्छेद 80। ठीक है, तो आयरलैंड के संविधान से अपन ने 3 चीजें ली है। सबसे पहले डीपीएसपी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व है जो है वो अपन ने आयरलैंड के संविधान से लिए। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, ये भी अपन ने आयरलैंड के संविधान से लिया है। और संसद के उच्च सदन यानी कि राज्यसभा, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 80 में किया गया है, उसमें सदस्यों का जो मनोनयन है जो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ये प्रावधान अपन ने जो है आयरलैंड के संविधान से ही ग्रहण किया गया है। ठीक है, अब बात की जाती है फ्रांस के संविधान से अपन ने क्या क्या ग्रहण किया गया है। सबसे पहले बात की जाए गणराज्य नामक जो शब्द है वो जो है फ्रांस के संविधान से ही ग्रहण किया गया है। गणराज्य का मतलब क्या होता है, जो भारत का जो उच्चतम पद है यानी कि राष्ट्रपति है वो जो है वंशानुगत नहीं होगा, अपितु जो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो है चुना जाएगा। ये जो प्रावधान है गणराज्य का प्रावधान, वो गणराज्य का जो प्रावधान है अपन ने फ्रांस से ग्रहण किया है। मैं फिर से बता दूं, गणराज्य का अर्थ ये होता है कि जो भारत का जो सर्वोच्च पद है यानी कि राष्ट्रपति जो है वो वंशानुगत नहीं होकर जनता द्वारा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा, यही जो है गणराज्य का मतलब है। फिर बात की जाती है तदर्थ न्यायाधीश का जो प्रावधान है वो भी अपन ने फ्रांस से ग्रहण किया है। तदर्थ न्यायाधीश का जो तात्पर्य होता है कि अगर मान लो कुछ भी मान लो केस चल रहा है
सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, अगर मान लो उसमें जो न्यायाधीशों की जो संख्या है वो कम पड़ जाती है तो हाई कोर्ट से कुछ जज जो है उस कार्रवाई के लिए निमंत्रित किए जाते हैं। तो हाई कोर्ट या फिर अधीनस्थ न्यायालय या फिर सेशन न्यायालय या फिर जिला न्यायालय से जो भी जो जज लिए जाएंगे एक्स्ट्रा, उनको ही तदर्थ न्यायाधीश कहा जाएगा। अच्छा, ये जो तदर्थ न्यायाधीश का जो प्रावधान है अपन ने फ्रांस के संविधान से ही लिया गया है। तो फ्रांस के संविधान से पहला प्रावधान कौन सा लिया है? गणराज्य। गणराज्य का अर्थ होता है जो राष्ट्र का जो प्रमुख होगा वो वंशानुगत नहीं होकर जनता द्वारा अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा। फिर बात की जाए दूसरा है तदर्थ न्यायाधीश। संविधान में या फिर उसके प्रियम्बल में स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्वता का जो प्रयोग किया गया है वो भी अपन ने फ्रांस के संविधान से ही किया है। तो फ्रांस के संविधान से तीन चीजें लिए, गणराज्य, दूसरा है तदर्थ न्यायाधीश, तीसरा है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता का जो प्रयोग है संविधान में वो भी अपन ने फ्रांस के संविधान से ही किया है। आगे की बात करूंगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है? ठीक है, जब मैंने आपको पहले ही बताया था कि शक्तियों का विभाजन सूचियों के माध्यम से 1935 के भारत शासन अधिनियम में लिया गया था, तभी अपन को बताया कि तीन सूचियां होती है, राज्य सूची, संवर्ती सूची और संघ सूची। इसके अंतर्गत जो संवर्ती सूची है वो अपन ने ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण की है, जिसके अंतर्गत जो है कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों का है। ठीक है, तो बात की जाए संवर्ती सूची, संवर्ती सूची की बात की जाए तो कहां से ली अपन ने? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। ठीक है, प्रस्तावना की भाषा से ली। प्रस्तावना अपन ने कहां से ली है? प्रस्तावना जो है अपन ने यूएसए यानी कि ब्रिटेन के संविधान से अपन ने प्रस्तावना ली है। तो ये जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना के ऊपर जो भाषा शैली का जो प्रभाव है, वो जो भाषा शैली अपन ने ली है, प्रमुख जो भाषा शैली ली है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही ग्रहण की है। फिर बात की संसद की संयुक्त बैठक का उपबंध। मान लो किसी विधेयक पर जो है सदन सहमत ना हो, तो मान लो जैसे कि लोकसभा के द्वारा कोई विधेयक प्रस्तुत किया गया है और राज्यसभा 6 महीने हो चुके हैं लेकिन राज्यसभा के द्वारा उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया है, तो राष्ट्रपति के द्वारा एक संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। उस संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है वो अपन ने जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही ग्रहण किया है। तो ठीक है, तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के संविधान में अपन ने क्या क्या चीजें ग्रहण की है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से सबसे पहले जो अपन ने चीज ग्रहण की है वो है संवर्ती सूची। संवर्ती सूची अपन ने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। फिर बात की जाती है प्रस्तावना की जो भाषा शैली पर जो प्रभाव है वो भी ऑस्ट्रेलिया है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया से भाषा शैली ली गई है। दूसरी बात की जाती है तो संसद की जो संयुक्त बैठक का जो उपबंध है वो भी अपने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही ग्रहण किया गया है। अगली बात करूंगा मैं दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से अपन ने कौन सा प्रावधान लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से अपन ने आपातकाल का प्रावधान लिया गया है, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान में भाग 18 अनुच्छेद 352 से 360 के अंतर्गत किया गया है। देखिएगा, संविधान संशोधन, अच्छा माफ कीजिएगा, अपन ने दक्षिण अफ्रीका से जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली है। ठीक है, आपातकालीन प्रावधान मेरे माइंड से स्किप हो गया। आपातकालीन प्रावधान अपन ने जर्मनी से ग्रहण किया गया है, जिसका उल्लेख जो है भाग 18 अनुच्छेद 352 से 318 में किया गया है। अच्छा, दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है गाइस? संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है, जिसका जो उल्लेख है भाग 20 में किया गया है। भाग 20 अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 368 भाग 20। ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका में अफ्रीका के जो संविधान से अपन ने क्या लिया? संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली है और संविधान संशोधन की प्रक्रिया भारतीय संविधान में भाग 20 अनुच्छेद 368 के अंतर्गत उल्लेखित है। अच्छा, मैं फिर जो बात कर रहा था आपातकालीन प्रावधान, वो दक्षिण अफ्रीका से नहीं लिए हैं गाइस, जर्मनी से लिए, मेरी मिस्टेक हो गई थी। ठीक है, तो जर्मनी से अपन ने आपातकालीन प्रावधान के दौरान जो मौलिक अधिकार को निलंबन है या फिर आपातकालीन प्रावधान है वो अपन ने जर्मनी के संविधान से लिया गया है। तो आपातकालीन प्रावधान किस में गाइस? भारत के संविधान में भाग 18 अनुच्छेद 352 से 360। ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। फिर बात की जाए जर्मनी से अपन ने आपातकालीन प्रावधान लिया है। अच्छा, फिर बात की जाती है जापान। जापान के अंतर्गत विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है अपन भारतीय संविधान में जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया सम्मिलित की गई है, और ये जो विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है ये प्रावधान अपन ने कहां से? जापान के संविधान से लिया गया है। अच्छा, लास्ट बचता है अपन ने मूल कर्तव्य। आपको पता है संविधान के जब अपन संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950, तब जो है भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य जो है सम्मिलित नहीं थे। वो तो 42 संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से, इंदिरा गांधी सरकार के माध्यम से मौलिक कर्तव्य है जो भारतीय संविधान में जोड़े गए थे। और ये जो प्रावधान अपन कहां से लिया? सोवियत संघ, जो वर्तमान में रूस के नाम से जाना जाता है।
ठीक है। सोवियत संघ जो है 1991 से पूर्व जो है इसके नाम से सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था। अच्छा फिर से बता दूं, दक्षिण अफ्रीका से अपन ने संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली है? दक्षिण अफ्रीका से ली है, जिसका उल्लेख भाग 20 368 में किया हुआ है। जर्मनी से आपातकाल का प्रावधान लिया गया। आपातकाल में जो मौलिक अधिकारों को जो निलंबन हो जाता है, ये प्रावधान अपन ने जर्मनी से लिया है। वो जो भारतीय संविधान है भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 के अंतर्गत उल्लेखित है। फिर बात की जाए सोवियत संघ से अपन ने क्या लिया है? मौलिक कर्तव्य लिया है। और जापान से क्या लिया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है। ठीक है, तो अपन ने दूसरी विशेषता पढ़ी अभी वर्तमान में। दूसरी विशेषता क्या थी अपन ने देखी? विदेशी स्रोतों का प्रभाव। पहली विशेषता अपन ने देखी भाई, भारत का संविधान है जो सर्वाधिक लिखित व्यापक और निर्मित संविधान है, ये पहली विशेषता हो गई थी। दूसरी विशेषता मैंने आपको बताई विदेशी स्रोतों का प्रभाव। विदेशी स्रोतों के प्रभाव में सबसे पहले मैंने देखा 1935 का भारत संविधान अधिनियम पढ़ाया मैंने आपको कि इससे से क्या प्रावधान लिए थे। फिर ब्रिटेन का संविधान से अपन ने क्या प्रावधान लिए, यूएसए के संविधान से अपन ने क्या प्रावधान लिए, कनाडा के संविधान से अपन ने क्या प्रावधान लिए, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या प्रभाव लिए, आयरलैंड के संविधान से क्या प्रावधान लिए, फ्रांस के संविधान से क्या प्रावधान लिए, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या प्रावधान लिए, दक्षिण अफ्रीका से क्या प्रावधान लिया, जर्मनी से क्या प्रावधान लिया, और जापान से और सोवियत संघ से क्या प्रावधान लिया। अच्छा मैं अब संविधान की जो है तीसरी विशेषता की ओर ले चलूंगा अभी आपको। संविधान की जो तीसरी विशेषता है वो है लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित संविधान। यानी कि भारत का जो संविधान है वो संविधान सभा के द्वारा निर्मित किया गया और संविधान सभा जो है वो निर्वाचित की गई थी। भारत के नागरिकों के द्वारा जो है संविधान सभा का निर्वाचन किया गया था। तो जो संविधान का निर्माण है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से कहे तो जो संविधान का जो निर्माण है वो भारत के नागरिकों यानी भारत के लोगों के द्वारा ही किया गया था। तो संविधान की जो तीसरी विशेषता है जो है वो है कि संविधान जो है वो लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित है। किस तरीके से आप देखते हैं, संविधान जन सहमति पर आधारित है तथा समस्त शक्तियों का स्रोत जनता है। क्या है गाइस? जनता है। मैंने आपको पहले ही बताया था संविधान का जो निर्माण है वो संविधान सभा के द्वारा किया गया है और संविधान सभा जो है निर्वाचित की गई थी भारत की जनता या नागरिकों के द्वारा। तो भारत का जो संविधान है वो लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित है, जिसमें जो शक्ति का जो अंतिम स्रोत है वो है जनता स्वयं है। यानी कि जो शक्ति का अंतिम स्रोत यानी शक्ति जो है किसके हाथों में? भारत की जनता के हाथों में शक्ति का जो है अंतिम स्रोत है। तो भारत का संविधान क्या है? लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित है, संविधान जन सहमति पर आधारित है और तथा समस्त शक्तियों का स्रोत स्वयं जनता है। ठीक है, तो संविधान की अपन तीसरा विशेषता देखी। अब बात की जाए संविधान की चौथी विशेषता क्या है? संसदीय शासन प्रणाली। ठीक है, जब मैंने आपको विदेशी स्रोतों का प्रभाव पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि भारत ने संसदीय शासन प्रणाली का जो संसदीय शासन प्रणाली ग्रहण की है वो ब्रिटेन के संविधान से ही ग्रहण की गई है। तो ये जो चौथी विशेषता ये है कि भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली है। इसके अंतर्गत क्या होता है आपको पता है गाइस? भारत के केंद्र में एक संसद विद्यमान है। ठीक है, और संसद के अंतर्गत आपको पता है दो सदन है, लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा। ठीक है, अब इसको संपूर्ण संसद को, पूरी संसद को, जिसमें लोकसभा के सदस्य भी है राज्यसभा के सदस्य भी है, उसको बोलते हैं व्यवस्थापिका। क्या बोलते हैं गाइस? व्यवस्थापिका। ठीक है, अब आपने पढ़ा होगा कि जो पूरी संसद हो गई ये तो हो गई व्यवस्थापिका। अब इसके अंतर्गत कुछ मंत्रीगण होते हैं, चाहे वो लोकसभा के मंत्री हो चाहे वो राज्यसभा के मंत्री हो। ठीक है, तो मंत्री को जो है स्वतंत्र प्रभाव हो जाता है कि किसी भी विभाग के आपको पता है हेड ही होता है। कौन होता है? वो हेड मंत्री होता है। तो इन व्यवस्थापिका में जो मंत्री होते हैं इन मंत्रियों को सामूहिक रूप से कार्यपालिका कहा जाता है। ठीक है, और कार्यपालिका जो है व्यवस्थापक की मात्र 15% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी कि टोटल जो संसद सदस्य है चाहे वो लोकसभा के हो चाहे राज्यसभा के हो, उसके अंतर्गत जो मंत्री का निर्वाचन किया जाता है यानी मंत्री बनते हैं वो 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत क्या होता है कि जो कार्यपालिका का जो चुनाव किया जाता है, कार्यपालिका का जो चुनाव किया जाता है वो कहां से? व्यवस्थापिका में से ही किया जाता है। यानी कि जो है व्यवस्थापिका और कार्यपालिका है दोनों है घनिष्ठ रूप से आपस में संबंधित है और यही जो है संसदीय शासन प्रणाली की एक विशेषता है और ये अपन ने कहां से? ब्रिटेन से ग्रहण की है। पढ़िएगा, कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। ठीक है, और सामूहिक उत्तरदायित्व इसमें लिया जाता है। मैं फिर से बता दूं आपको, व्यवस्थापिका किसको कहते हैं? भारत में जो है केंद्र में एक संसद विद्यमान जिसमें लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों सदन होते हैं, उसको संपूर्ण रूप से क्या? व्यवस्थापिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है गाइस? व्यवस्थापिका। और उन्हीं में से क्या है गाइस? मंत्री चुने जाते हैं। क्या चुने जाता है? मंत्री चुने जाते हैं और उन मंत्रियों को ही जो है सामूहिक रूप से कार्यपालिका की संख्या दी जाती है जिसकी संख्या 15% ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो संविधान की जो चौथी विशेषता है वो है कि जो भारत में संसदीय शासन प्रणाली विद्यमान है और संसदीय शासन प्रणाली अपन ने ब्रिटेन के संविधान से ही ली है। इसमें अंदर
क्या होता है, व्यवस्थापिका और जो कार्यपालिका के अंतर्गत क्या होता है, घनिष्ठ संबंध होता है। ये घनिष्ठ संबंध क्यों होता है, क्योंकि व्यवस्थापिका में से ही कार्यपालिका का चुनाव किया जाता है। ठीक है, कार्यपालिका का चयन व्यवस्थापिका में से ही किया जाता है तथा कार्यपालिका अपने समस्त कार्यों के लिए व्यवस्थापिका हेतु उत्तरदायी होती है। मैंने आपको बताया था कि कार्यपालिका का जो चुनाव है वो व्यवस्थापिका में से ही किया जाता है और जो कार्यपालिका अपने समस्त कार्यों के जो प्रति उत्तरदायी होती है वो व्यवस्थापिका के लिए ही होती है। तो तीसरी अपनी जो विशेषता है वो कौन सी है भाई, जो भारत का संविधान है वो लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित है। जो भारत का संविधान है वो जनता के द्वारा निर्मित है, अतः जो जनता है, जो शक्तियों का अंतिम स्रोत है वो स्वयं जनता है। तो तीसरी विशेषता है लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित संविधान। चौथी विशेषता क्या है, संसदीय शासन प्रणाली, जिसके अंतर्गत कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों घनिष्ठ रूप से संबंधित है, क्योंकि कार्यपालिका का जो है, कार्यपालिका का जो चुनाव है वो व्यवस्थापिका में से ही किया जाता है। ठीक है, पांचवी जो विशेषता है अपने संविधान की वो है समाजवाद। ठीक है, आपको पता है गाइस, जो समाजवाद था वो संविधान जब लागू हुआ था उस समय जो है संविधान के अंदर समाजवाद शब्द का उल्लेख नहीं किया गया था। समाजवाद शब्द का जो है जो संविधान में प्रविष्ट किया गया था वो 42 संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से समाजवाद का जो शब्द है वो भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। समाजवाद का एक सिंपल सा अर्थ है कि जो उत्पादन और वितरण के साधनों पर किसी एक व्यक्ति समूह का अधिकार नहीं होकर सभी का अधिकार होना, यही समाजवाद कहलाता है। यानी कि किसी एक वस्तु पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होकर संपूर्ण समाज यानी संपूर्ण जो देश है उसका अधिकार होता है, यही समाजवाद कहलाता है। और ये जो समाजवाद शब्द का जो अपन ने भारतीय संविधान में प्रविष्ट किया यानी कि प्रियम्बल में जो प्रविष्ट किया था वो 42 संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से किया गया था। ठीक है, अगली विशेषता है समाजवाद। 42 संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से ये प्रस्तावना में जोड़ा गया था। ठीक है, अब बात की जाए समाजवाद का अर्थ क्या होता है, ये वही अर्थ था जो मैंने अभी बताया था। उत्पादन तथा वितरण के संसाधनों पर कुछ लोगों का नियंत्रण नहीं अपितु सार्वजनिक हितों की प्राप्ति के लिए उनका संचालन किया जाएगा। ठीक है, समाजवाद का अर्थ क्या होता है कि कोई भी अगर वस्तु है उसके उत्पादन तथा वितरण पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होगा, संपूर्ण समाज का जो है अधिकार होगा। और ये जो संपूर्ण समाज का अधिकार होगा यही जो है समाजवाद कहलाता है। लोकतांत्रिक समाजवाद क्या कहलाता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। आपको पता है गाइस, जो वर्तमान भारत में जो है एक विस्तृत अर्थव्यवस्था है जिसमें पूंजीवाद और समाजवाद दोनों को जो है सम्मिलित रूप से विस्तृत विवरण किया जाता है, इसको ही विस्तृत अर्थव्यवस्था कहा जाता है। और भारत में जो है लोकतांत्रिक समाजवाद की व्याख्या की गई है। और ये जो लोकतांत्रिक समाजवाद की व्याख्या है वो महात्मा गांधी के द्वारा ही सर्वप्रथम की गई थी। इस लोकतांत्रिक समाजवाद का अर्थ है कि जो है भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का शासन होगा। ठीक है, तो अगली विशेषता क्या है, समाजवाद। समाजवाद किससे, 42 संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से अपन को संविधान में यह समाजवाद जोड़ा गया था। और इसका अर्थ है उत्पादन तथा वितरण के संसाधनों पर कुछ लोगों का अधिकार नहीं होकर संपूर्ण समाज का अधिकार होना। और भारत में कौन सी मिश्रित अर्थव्यवस्था विद्यमान है। संविधान की अगली विशेषता मैं आपकी बात करता हूं तो है वो है अगली विशेषता है पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता कह दो या फिर धर्म निरपेक्षता कह दो, जबकि जो धर्म निरपेक्षता में धर्म शब्द आता है इसलिए थोड़ा अटपटा सा लगता है, इसलिए जो है पंथ निरपेक्षता इससे थोड़ा ब्रॉड कॉन्सेप्ट है तो अपन पंथ निरपेक्षता कहते हैं। आपको बता दूं पंथ निरपेक्षता भी 42 संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से भारत की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। यानी कि भारतीय संविधान जब लागू हुआ था तब जो है पंथ निरपेक्षता शब्द भारतीय संविधान में सम्मिलित नहीं था। क्या नहीं था, पंथ निरपेक्षता शब्द नहीं था। किसे जोड़ा गया था, 42 संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से प्रस्तावना में यह शब्द जोड़ा गया था। कौन शब्द जोड़ा गया था, पंथ निरपेक्षता। अच्छा, पंथ निरपेक्षता का अर्थ क्या होता है, जिस तरीके से मैंने समाजवाद का अर्थ बताया उसी तरीके से मैं आपको पंथ निरपेक्षता का अर्थ भी बताऊंगा। पंथ निरपेक्षता का सीधा अर्थ है कि भारत जो एक देश है उसका स्वयं का कोई एक धर्म नहीं होगा। यानी कि जो भारत जो कंट्री है वो पूरी सेक्युलर कंट्री है जिसके अंतर्गत सभी धर्म के जो लोग हैं वो बंधुत्व यानी भाईचारे की भावना से रहेंगे। यही जो है धर्म निरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता कहलाता है। यानी कि जो है भारतीय संविधान में ये उल्लेखित किया गया है कि भारत जो स्वयं जो है उसका स्वयं का कोई एक धर्म नहीं होगा, इसमें सभी जो सेक्युलर कंट्री यानी सभी धर्म के जो लोग हैं वो रहेंगे और राज्य के द्वारा किसी एक विशेष धर्म को जो है प्रोत्साहन नहीं किया जाएगा। यही जो है धर्म निरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता का अर्थ है। पढ़िए, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा तथा राज्य धर्मों के प्रति तटस्थता की नीति का अनुसरण करेगा। मैंने वही बात बताई कि राज्य जो है किसी धर्म को प्रोत्साहन नहीं देगा, वो है तटस्थता की नीति का अनुसरण करेगा। राज्य के द्वारा किसी भी धर्म विशेष को प्रोत्साहन प्रदान नहीं किया जाएगा एवं धर्म के आधार पर नागरिकों के मध्य कोई विभेद नहीं किया जाएगा, अर्थात राज्य में सर्वधर्म संभव की नीति का प्रतिपादन या अनुसरण किया जाएगा। फिर से मैं रिपीट करवा दूं, संविधान की जो छठी विशेषता है
वो है पंथ निरपेक्षता, और पंथ निरपेक्षता है जो है 42 संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। इसका अर्थ क्या होता है कि राज्य का अपना स्वयं का कोई धर्म नहीं होगा और राज्य जो है किसी भी एक विशेष धर्म को प्रोत्साहन नहीं देगा और राज्य जो है सर्वधर्म सद्भाव की नीति का अनुसरण करेगा। सर्वधर्म सद्भाव की संभव है कि नीति का अनुसरण करने का अर्थ क्या होता है कि जो सभी धर्म है उसको एक ही नजर से देखना, यानी कि किसी को एक विशेष प्रोत्साहन नहीं देके भारत में सभी धर्म के जो लोग हैं वो आपस में भाईचारे से रहे, इसीलिए जो है भारतीय संविधान या प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता का शब्द जोड़ा गया था। अब बात की जाए भारत में जो पंथ निरपेक्षता शब्द है, जैसे कि मैंने आपको बताया था 42 संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से भारतीय प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से? समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। ठीक है, तो मैंने 2 शब्द भी बता दिया। अखंडता का मतलब ये होता है कि भारत जो देश होगा वो अखंड होगा, इसके जो है टुकड़े नहीं किए जा सकते। भारत जो संपूर्ण भारत है वो यूनाइटेड रूप में रहेगा। समाजवाद और पंथ निरपेक्षता मैंने आपको बता दी थी। अच्छा, एक केस हुआ था एसआर बोमई बनाम भारत संघवाद। इसी केस के द्वारा ही जो पंथ निरपेक्षता शब्द है वो भारतीय संविधान के मूल ढांचे में ग्रहण कर लिया गया था। यानी कि आपको पता है मूल ढांचे का जो सर्वप्रथम मूल ढांचे की जो अवधारणा का सर्वप्रथम प्रतिपादन केशवानंद भारती बनाम भारत संघवाद में किया गया था, जिसको मैं आपको आगे बताऊंगा अभी। तो उसी केशवानंद भारती बनाम भारत संघवाद 1973 में मूल ढांचे का प्रतिपादन करने के तहत ही जो पंथ निरपेक्षता है उसको भी भारतीय संविधान में मूल ढांचे के रूप में जो है ग्रहण या मान्यता प्रदान कर दी गई थी। अर्थात जो है अब पंथ निरपेक्षता जो भारतीय संविधान से बाहर नहीं निकाला जा सकता। किस केस से निकाला गया था? फिर से पढ़िए, एसआर बोमई बनाम भारत संघवाद में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पंथ निरपेक्षता को संविधान के मूल ढांचे में सम्मिलित किया गया। ठीक है, तो आपको कोई पूछ ले कि भाई पंथ निरपेक्षता भारतीय संविधान में मूल ढांचे में है अथवा नहीं है, तो पहला आपका जवाब क्या रहेगा? हाँ भाई है। अच्छा, किस केस के द्वारा या किस वाद के द्वारा ये जो है भारतीय संविधान के मूल ढांचे में ग्रहण किया गया था? किसमें? एसआर बोमई बनाम भारत संघवाद के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पंथ निरपेक्षता को भारतीय संविधान के मूल ढांचे में ग्रहण किया गया था। याद रखिएगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि जो एसआर बोमई बनाम भारत संघवाद जो है आप याद रखेंगे। फिर बात की जाती है भारतीय संविधान की जो अगली विशेषता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ ये होता है कि भारतीय संविधान के ऊपर या फिर भारत के ऊपर किसी अन्य शक्ति का कोई आरोपण नहीं होगा। यानी कि भारत जो अपने आप में स्वतंत्र एक लोकतांत्रिक देश है जिसके ऊपर किसी भी देश का कोई जो है बंधन नहीं रहेगा। अगली विशेषता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, आंतरिक तथा बाह्य दृष्टि से स्वतंत्रता तथा सर्वोच्चता। ठीक है, भारत किसी भी बाह्य दबाव में आकर कार्य नहीं करेगा, इसी का अर्थ है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो मैं संविधान की 7वीं विशेषता फिर से रिपीट करवा देता हूं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी कि भारत के ऊपर किसी भी अन्य शक्ति का विद्यमान नहीं रहेगा। भारत जो है अपने विदेशी संबंध या फिर अन्य ताकतों का जो उपयोग है वो किसी अन्य के दबाव में आकर नहीं वरन अपनी इच्छा के अनुसार ही करेगा, यही संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। यानी कि भारत किसी भी बाह्य दबाव में आकर कोई कार्य नहीं करेगा और यही प्रावधान क्या कहलाता है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कहलाता है। यानी कि आंतरिक तथा बाह्य दृष्टि से भारत के जो सभी निर्णय लेने के लिए किसी तरह के कोई बाध्य नहीं है। भारत जो है स्वतंत्र, किसी भी आंतरिक निर्णय हो चाहे बाह्य निर्णय हो चाहे विदेशी संबंध हो, वो उसका जो निर्माण है वो स्वतंत्रता के रूप बिल्कुल अपने स्वतंत्रता के रूप में करेगा। यानी कोई भी इनके ऊपर कोई शक्ति विद्यमान नहीं होगी। ठीक है, संविधान की जो अगली विशेषता है वो बताता हूँ गाइस, गणराज्य। मैंने आपको बताया था अपन ने जो गणराज्य शब्द है वो कहाँ से लिया है? वो अपन ने फ्रांस के संविधान से लिया है, आपको पता ही होगा। संविधान की अगली विशेषता है गणराज्य। गणराज्य का अर्थ मैंने तभी बता देता कि जो भारत में जो सर्वोच्च पद है, यानी कि भारत का जो सर्वोच्च पद राष्ट्रपति है, वो वंशानुगत नहीं होकर जनता द्वारा प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष रूप से, यानी कि भारत के संबंध में तो अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। यही जो है गणराज्य का अर्थ है। यानी कि जो है भारत के जो राष्ट्र का जो सर्वा यानी उच्च पद है वो वंशानुगत नहीं होगा। आपको पता है ब्रिटेन के संविधान में जो ब्रिटेन का जो राज प्रमुख होता है वो वंशानुगत आधार पर होता है, यानी कि वहाँ की क्वीन यानी कि रानी या फिर राजा जो है वहाँ का जो है प्रमुख होता है। लेकिन भारत में जो राष्ट्रपति का जो चुनाव है जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से यानी संसद के द्वारा किया जाता है, वो जो वंशानुगत आधार पर नहीं है अपितु ये जो राष्ट्रपति जो है निर्वाचित होता है, यही जो है गणराज्य कहलाता है। भारत में सर्वोच्च पद राष्ट्रपति एवं अन्य सभी सार्वजनिक पद वंशानुगत आधार पर नहीं चुने जाएंगे अपितु जनता के द्वारा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाएगा। मैंने अभी आपको बताया कि जो संविधान की अगली विशेषता है वो है गणराज्य, और गणराज्य का सामान्य अर्थ है कि जो भारत का जो सर्वोच्च पद है या अन्य सार्वजनिक पद है वो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाएगा, जबकि ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। तो 8वीं विशेषता क्या रह गई? गणराज्य। अगली विशेषता है भाई लोकतंत्र। पहली बात तो कमेंट में ये बताइए कि अपन ने लोकतंत्र कहां से ग्रहण किया? अपन ने लोकतंत्र ग्रहण किया है अमेरिका के संविधान से। ठीक है, तो अपन ने जो लोकतंत्र ग्रहण किया है वो अमेरिका के संविधान से किया गया है। तो संविधान की जो 9वीं विशेषता वो है लोकतंत्र, यानी कि अंतिम शक्ति का लोकतंत्र। लोकतंत्र यानी कि लोगों का तंत्र।
भारत में जितने भी लोग हैं नागरिक उसके लिए जो है अपन अपने जो है डेमोक्रेसी विद्यमान है, यानी कि भारत में जो है सर्वोच्च शक्ति यानी कि प्रधानमंत्री हो गई, राज्य में मुख्यमंत्री हो गई, ये जो भारत की जनता के द्वारा चुना जाता है। ठीक है, तो इसी को लोकतंत्र कहा जाता है। अंतिम शक्ति जनता में निहित है। लोकतंत्र में आपको पता है कि जो शक्ति का जो केंद्र कहा जाए या शक्ति का अंतिम स्रोत कहा जाए वो जनता स्वयं होती है। अच्छा, लोकतंत्र की डेफिनेशन क्या होता है? जनता के द्वारा और जनता के लिए किया गया शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। और ये जो डेफिनेशन है हमने अमेरिका के जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति रहे हैं अब्राहम लिंकन, उनके द्वारा दी गई थी। ठीक है, अब बात की जाए लोकतंत्र में जो शक्ति का प्रयोग है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से जो है जनता के द्वारा किया जाता है। फिर बता दूं भारतीय संविधान की 9वीं विशेषता कौन सी है भाई? लोकतंत्र के अंतर्गत ये जो पहले तो ये बताओ भाई लोकतंत्र कहाँ से लिया है? लोकतंत्र जो अपन अमेरिका के संविधान से लिया है। और लोकतंत्र का सामान्य अर्थ है जो अंतिम शक्ति का स्रोत है वो जनता स्वयं होती है, जिसके द्वारा जो है जनता प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से जिस सत्ता या शक्ति का उपयोग किया जाता है। फिर बात की जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता के द्वारा और जनता के लिए किया गया शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। और ये डेफिनेशन अपन ने कहाँ से ग्रहण की है? अब्राहम लिंकन से ग्रहण की है। तो संविधान की 9वीं विशेषता वो है लोकतंत्र। अगली विशेषता देखते हैं, वयस्क मताधिकार। आपको पता है गाइस भारत के जो सभी नागरिक होते हैं 18 वर्ष के होते हैं और 18 वर्ष के पश्चात जो है एक सामान्य वोट देने के लिए एप्लीकेबल हो जाते हैं, यानी कि उनकी जो मतदाता की जो निर्धारित उम्र है वो 18 साल है। इसके अंतर्गत ये दिया गया है कि भारत की जो सभी नागरिक है जिसको लिंग, जाति और इसको ध्यान में नहीं रखते हुए सभी को एक वोट देने का अधिकार दिया गया है, यही जो है वयस्क मताधिकार कहलाता है। जो भारतीय संविधान की कौन सी अगली विशेषता यानी कि 10वीं विशेषता है, बिना किसी भेदभाव के निश्चित आयु में सभी को समान रूप से मत देने का अधिकार, अर्थात एक व्यक्ति एक वोट। सीधी सी बात याद है कि वयस्क मताधिकार का सामान्य अर्थ है एक व्यक्ति एक वोट, यानी कि भारतीय संविधान में ऐसा प्रावधान किया गया है कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ, कोई भी व्यक्ति 18 वर्ष हो गया है, चाहे उसका कुछ भी लिंग हो, कोई भी जाति हो, कोई भी वर्ण हो, कोई भी जन्म स्थान हो, सभी को जो है 18 वर्ष के पश्चात एक वोट देने का अधिकार होता है, यही वयस्क मताधिकार कहलाता है। और वयस्क मताधिकार को सर्वप्रथम जो कॉन्सेप्ट है भारत में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया था। ठीक है, तो वयस्क मताधिकार सामान्य अर्थ क्या हुआ? बिना किसी भेदभाव के निश्चित आयु में सभी को समान रूप से मत देने का अधिकार वयस्क मताधिकार कहलाता है, यानी कि एक व्यक्ति एक वोट। और ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू लेके आए। संविधान की अगली विशेषता बताता हूं मैं आपको, संसदीय प्रभुसत्ता तथा न्यायिक सर्वोच्चता के मध्य समन्वय। अच्छा, फिर से पढ़िए, संसदीय प्रभुसत्ता तथा न्यायिक सर्वोच्चता के मध्य समन्वय। मैं आपको बताता हूँ क्या होता है संसदीय प्रभुसत्ता, यानी कि अपन ने आपको पता है संसदीय शासन जो है भारत ने ब्रिटेन से ग्रहण किया है, इंग्लैंड से ग्रहण किया है। तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ की जो प्रभु सत्ता है यानी कि सर्वोच्च जो है वो संसद स्वयं है। यानी कि ब्रिटेन के अंदर बात की जाए तो ब्रिटेन के अंदर जो सर्वे सर्वा है यानी कि प्रमुख जो शक्तियों का स्रोत है वो वहाँ की संसद है। ठीक है, लिखा हुआ है संसदीय प्रभु सत्ता यानी संसद, शक्तियों का जो केंद्र है वो संसद है, वो कहाँ पर है? ब्रिटेन में, यूके यानी ब्रिटेन में है। फिर बात की जाती है न्यायिक सर्वोच्चता। आपको बता दूं कि यूएसए के संविधान में जो है न्यायपालिका जो है सर्वे सर्वा है वहां की, यानी कि जो शक्तियों का केंद्र है वो न्यायपालिका है, वो कहाँ की है भाई? अमेरिका यूएसए की है। पर वरन जो इन दोनों के अंदर जो समन्वय है वो समन्वय किसमें? भारत में किया गया है। यानी कि भारत में ना तो संसदीय प्रभु सत्ता है और न ही न्यायिक सर्वोच्चता है, यानी दोनों का जो समन्वय है वो भारत में किया गया है। और भारत में जो यूं देखे तो भारत में जो सर्वोच्च है वो स्वयं संविधान है, ना कि कोई ना तो न्यायपालिका है और ना ही संसद है। कहाँ यहाँ पे क्या है भाई? संविधान है। क्या है गाइस? संविधान है। तो अगली विशेषता क्या है? संसदीय प्रभु सत्ता तथा न्यायिक सर्वोच्चता के मध्य समन्वय। इन दोनों में जो समन्वय भारत ने किया गया है। अच्छा, संसदीय प्रभु सत्ता कहाँ पर स्थापित की गई है? ब्रिटेन में। वहां पर जो संसद जो है सर्वे सर्वा है। वही न्यायिक सर्वोच्चता यानी कि जो न्यायपालिका सर्वे सर्वा कहाँ पर है? ब्रिटेन यूएसए यानी अमेरिका के संविधान में। और इन दोनों के मध्य जो समन्वय है वो भारत में किया गया है। ठीक है, इसका जो सर्वोच्च उदाहरण मैं आपको देता हूं कि भारत में किसी भी लॉ यानी कानून बनाने का जो अधिकार है वो संसद में निहित है। यानी कि आपको पता है केंद्र के अंदर संसद, जिसके अंदर लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों विधिमान है, किसी भी विधि को बना सकती है। लेकिन अगर वो विधि संविधान के मूल ढांचे आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करती है तो उसको जो विधि को असंगत यानी अवैध घोषित जो कर सकती है वो कौन? न्यायपालिका कर सकती है। यही देखो लिखा हुआ है आगे, भारत में संसद को विधि निर्माण का अधिकार प्राप्त है। क्या गाइस? विधि निर्माण का अधिकार प्राप्त है किसको? संसद को। परंतु उसकी यह शक्ति असीमित नहीं है तथा न्यायालय के द्वारा उसकी समीक्षा की जा सकती है। अगर मान लो वो मूल ढांचे का उल्लंघन करता है तो उसको अवैध भी घोषित कर सकती है।
ठीक है। तो संविधान की अगली विशेषता क्या होगी गाइस? संसदीय प्रभुत्व तथा न्यायिक सर्वोच्चता के मध्य समन्वय। संसदीय प्रभुसत्ता ब्रिटेन के संविधान में विद्यमान है और न्यायपालिका की सर्वोच्चता है वो अमेरिका के संविधान में विद्यमान है, और दोनों के अंदर का समन्वय है जो भारत में किया जाता है, क्योंकि भारत में जो है संविधान का शासन है। भारत में जो विधि बनाने का जो अधिकार संसद को प्राप्त है, किंतु ये जो विधि बनाने का अधिकार है वो सर्वोच्च नहीं है, यानी कि न्यायपालिका के द्वारा इसकी समीक्षा की जा सकती है। अब अपन अगली विशेषता की ओर बढ़ते हैं, एकात्मक लक्षणों के साथ संघात्मक शासन। ठीक है, जैसे कि आपको एक कंट्री बता दूं, जैसे ब्रिटेन अपना इंग्लैंड की कंट्री होगी, इसमें जो है एकात्मक शासन ज़्यादा विद्यमान है, और दूसरी बात की जाती है अमेरिका की बात की जाती है, वहाँ पे संघात्मक शासन ज़्यादा विद्यमान है। लेकिन भारत के अंतर्गत जो है वो इन दोनों का जो है सम्मिश्रण किया गया है। अच्छा, कौन कौन से एकात्मक लक्षण भारत के संविधान में विद्यमान है वो अपन देखते हैं। शक्तियों का केंद्रीकरण, आपको पता है गाइस भारत में जो है शक्ति का विभाजन सूचियों के माध्यम से किया गया है, जिसमें केंद्र सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची आती है। लेकिन इसके बात की जाए तो शक्तियों का जो केंद्रीकरण है वो केंद्र के पक्ष में ज्यादा किया गया है, और ये जो प्रावधान है वो एकात्मक शासन को दिखाता है। किसको? एकात्मक शासन को दिखाता है। तो शक्तियों का केंद्रीकरण ये एक एकात्मक शासन है और भारतीय संविधान में ये विद्यमान है। राज्यों को संविधान में संशोधन का अधिकार नहीं। ठीक है, ये भी एक एकात्मक लक्षण नहीं है। आपको पता है गाइस जो है राज्यों को जो है संविधान में संशोधन करने का बिल्कुल ही अधिकार नहीं है। ये जो प्रावधान है वो भी एकात्मक लक्षण दिखाता है। ठीक है, राज्यपाल का पद, आपातकालीन शक्तियां, एकल नागरिकता और एकल संविधान, ये भी जो है एकात्मक लक्षण कहलाता है। ठीक है, तो भारतीय संविधान में ऐसा नहीं कि खाली एकात्मक लक्षण ही लिए गए हैं, भारतीय संविधान में एकात्मक लक्षण के साथ संघात्मक लक्षण भी लिए गए हैं। तो मैंने आपको बताया भाई भारतीय संविधान में कौन कौन से एकात्मक लक्षण है। पहला एकात्मक लक्षण में शक्तियों का केंद्रीकरण, यानी कि जो शक्तियों का जो विभाजन है वो केंद्र के पक्ष में किया जाना है, यानी शक्तियों का केंद्रीकरण है। दूसरी बात की जाती है राज्य के संविधान को संशोधन करने का अधिकार नहीं है, ये भी एक एकात्मक प्रावधान ही है। ठीक है, फिर बात की जाती है राज्यपाल का पद केंद्र के द्वारा राज्यों के लिए राज्यपाल जो है नियुक्त किया जाता है। आपातकालीन प्रावधान, एकल नागरिकता और एकल संविधान, ये सभी जो है अपने एकात्मक लक्षण दिए गए हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया भाई खाली एकात्मक लक्षण भी नहीं है, भारतीय संविधान में जो है संघात्मक लक्षण भी विद्यमान है। ये कौन कौन संघात्मक लक्षण है मैं आपको बता दूं। शक्ति का विभाजन सूची के माध्यम से, पहले बताया भाई इसके अंदर 3 सूचियां होती है, केंद्र संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। इसमें जो है राज्य को भी है वो शक्तियों का विभाजन जो है राज्य के लिए भी किया गया, यानी कि राज्यों को भी अलग से सेपरेट अपने शक्ति दी गई है। फिर बात की जाती है लिखित संविधान, कठोर संविधान। भारत का संविधान मैंने पहले बताया भाई निर्मित है, लिखित है। इसके अंतर्गत जो है शक्तियों का स्पष्ट रूप से विभाजन किया गया है केंद्र और राज्य के मध्य। केंद्र व राज्य के मध्य। ठीक है, फिर बात की द्वैत सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को अलग अलग से अपनी शक्ति दी गई है, तो द्वैत सरकार का उल्लेख किया गया और उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। मैंने बताया कि भाई ये भी जो है अपने संघात्मक लक्षण का एक प्रावधान किया गया है। अच्छा, उच्चतम न्यायालय के द्वारा क्या किया जाता है? उच्चतम न्यायालय के द्वारा ये किया जाता है कि अगर मान लो कोई भी अगर आपने ऐसे असंगत विधि बना दी है जो कि संविधान के मूल ढांचे या आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करती है, उसकी समीक्षा करके उसको अवैध घोषित कर सकती है। तो मैंने आपको संविधान की अगली विशेषता बताई भाई, 12 विशेषता बताई, एकात्मक लक्षण के साथ संघात्मक शासन। एकात्मक लक्षण मैंने आपको बताया, एकात्मक लक्षण कौन कौन से विद्यमान है? शक्तियों का केंद्रीकरण केंद्र के पक्ष में। ठीक है, फिर बात की है राज्यपाल का पद, आपातकालीन शक्तियां, एकल नागरिकता और एकल संविधान, ये सभी एकात्मक लक्षण है। फिर बात की राज्य को संविधान संशोधन का अधिकार नहीं होना, ये भी एकात्मक लक्षण है। अच्छा, खाली एकात्मक लक्षण भी नहीं है, वो जो है संघात्मक लक्षण भी है। संघात्मक लक्षण क्या क्या है? शक्तियों का विभाजन सूचियों के माध्यम से। कौन कौन सूची? संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। ये जो तीनों सूची है वो इनका जो विभाजन जो है संघात्मक लक्षण के अंतर्गत ही आता है। फिर बात की जाए लिखित संविधान, कठोर संविधान, ये भी संघात्मक लक्षण है एक। अगली विशेषता की ओर बढ़ते हैं, द्वैत सरकार या उच्चतम न्यायालय, ये सभी भी संघात्मक शासन है। अच्छा, इन सभी विशेषता को देखते हुए केसी वियर का एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है कि भारत जो है अर्धसंघात्मक है। भारत का संविधान क्या है? अर्धसंघात्मक। भारत का संविधान है वो अर्धसंघात्मक है। ये स्टेटमेंट किसने? केसी वियर ने दिया था। ठीक है, इसी एस्पेक्ट में एक डी बसु ने भी एक स्टेटमेंट दिया है। डी बसु का क्या स्टेटमेंट है? भारत जो है एकात्मक संघात्मक शासन का एक सम्मिश्रण है। भारत का संविधान क्या है? सम्मिश्रण है, एकात्मक तथा संघात्मक का। अच्छा, तो मैंने अगली विशेषता बताई भाई, कौन कौन सी अगली विशेषता बताई मैंने?
एकात्मक लक्षण संघात्मक शासन, एकात्मक लक्षण मैंने बताया, फिर बात की जाए आगे संघात्मक शासन भी बताया। अच्छा इसके रेस्पेक्ट में मैंने दो स्टेटमेंट भी बताए, दो स्टेटमेंट कौन कौन से बताया भाई, भारत का जो संविधान है वो अर्धसंघात्मक है, ये किसने बताया भाई, केसी वीर ने बताया था। केसी वीर ने क्या बताया भाई, भारत का जो संविधान है वो अर्धसंघात्मक है। फिर बात की जाए डीडी बसु, डीडी बसु का भी एक अच्छा स्टेटमेंट है कि भारत का जो संविधान है वो सम्मिश्रण है। सम्मिश्रण किसका है, एकात्मक तथा संघात्मक शासन का जो है सम्मिश्रण है। अगली विशेषता की ओर बढ़ते हैं अपन। अगली विशेषता है भारत का संविधान जो है लचीला व कठोरता का सम्मिश्रण है। अच्छा भारत के संविधान में कुछ लचीले प्रावधान है और कुछ जो है कठोर प्रावधान भी है। लचीले प्रावधान क्या है और कठोर प्रावधान क्या है वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन जो इन दोनों का जो सम्मिश्रण है वो भारतीय संविधान में मिलता है। अच्छा भारत अन्य देशों के संविधान की अगर देखें तो सबसे जो कठोर जो प्रावधान मिलता है वो ब्रिटेन के संविधान में मिलता है, और जो कुछ लचीले प्रावधान है वो अपने अमेरिका के संविधान में मिलते हैं। लेकिन भारत के संविधान में ना तो लचीले प्रावधान लिए गए ना कठोर प्रावधान लिए गए, दोनों का सम्मिश्रण लिया गया है। लचीले प्रावधान क्या हो रहा है, संविधान में आसानी से परिवर्तन किया जा सकता है, यानी कि संविधान में कुछ जो परिवर्तन ऐसे होते हैं जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया से नहीं गुजर के आसानी से परिवर्तन किए जा सकते हैं, यानी कि साधारण बहुमत के माध्यम से जो संविधान में परिवर्तन किए जा सकते हैं। ठीक है, तो कुछ जो परिवर्तन है जो लचीले प्रावधान जिसको कहा जाता है, संविधान में आसानी से जो परिवर्तन किया जा सकता है, साधारण बहुमत के माध्यम से वो परिवर्तन किया जा सकता है। अच्छा कठोर प्रावधान भी है कुछ, क्या कठोर प्रावधान है, संविधान संशोधन के लिए विशेष प्रक्रिया का इसमें जो है उल्लेखन किया जाता है, यानी कि विशेष प्रक्रिया है कि जो आधे राज्यों की सहमति भी अनिवार्य है और जो संसद का विशेष बहुमत भी अनिवार्य है। क्या क्या कठोर प्रावधान किया गया है संविधान संशोधन के लिए विशेष प्रक्रिया, जैसे कि संसद का विशेष बहुमत यानी कि 2/3 बहुमत, मैं आपको बता दूं 2/3 बहुमत, तथा आधे राज्यों के विधानमंडलों के समर्थन के माध्यम से, यानी कि आधे राज्यों का विधानमंडल का समर्थन भी किसी विधेयक के लिए चाहिए होता है। तो संविधान की जो अगली विशेषता है वो है 13वीं विशेषता, वो है लचीला व कठोरता का सम्मिश्रण। कुछ प्रावधान लचीले हैं तो कुछ प्रावधान कठोर है। लचीले प्रावधान वो है कि जो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया बड़ी ही सिंपल है, इसके अंदर आधे से अगर ज्यादा यानी 51% वोट अगर दिए जाते हैं तो वो लचीला प्रावधान प्रस्तावित हो जाता है, यानी कि संविधान में आसानी से परिवर्तन, साधारण बहुमत के माध्यम से परिवर्तन। कुछ प्रावधान कठोर भी है। कठोर प्रावधान क्या है, संविधान संशोधन के लिए विशेष प्रक्रिया का उल्लेखन किया जाता है जिसमें संविधान का विशेष बहुमत चाहिए होता है, और आधे विधानमंडल के आधे राज्य के विधानमंडल के लिए भी समर्थन के माध्यम से भी यह प्रावधान प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, संविधान की अगली विशेषता की ओर बढ़ते हैं अपन। संविधान की अगली विशेषता है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। और मैंने आपको जब बताया था विदेशी स्रोतों का प्रभाव, जब मैंने बताया था कि जो मौलिक अधिकार जो है अपन ने अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, और इस संविधान की अगली विशेषता भी है, क्या है, संविधान के द्वारा नागरिकों को समग्र विकास हेतु प्रारंभ में कितने 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। कितने, भारतीय संविधान जब लागू हुआ था 26 जनवरी 1950, तब जो है भारतीय संविधान के तहत 7 मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए थे। किंतु 44 संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से संपत्ति का जो अधिकार था, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 31 में किया गया था, को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार यानी विधिक अधिकार बना दिया गया, और अनुच्छेद 31 से हटाकर उसको अनुच्छेद 300A में डाल दिया गया था। अनुच्छेद 301 के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में सम्मिलित किया गया था। ठीक है, तो संविधान की जो अगली विशेषता है वो है मौलिक अधिकार, और मौलिक अधिकार जो अपन ने यूएसए के संविधान यानी अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया था। संविधान के जब प्रारंभ हुआ था तो अपन ने 7 मौलिक अधिकार ग्रहण किए गए थे, किंतु 44 संविधान संशोधन 1978 जब मोरारजी देसाई की सरकार थी, जनता पार्टी की सरकार थी, तब जो अनुच्छेद 31 के अंतर्गत विधित संपत्ति का जो अधिकार था उसको मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार में डाल दिया गया, और अनुच्छेद 31 को हटाकर अनुच्छेद 300A में डाल दिया गया था। अच्छा वर्तमान में कौन कौन से अपन को मौलिक अधिकार दे रखे हैं वो देखते हैं। सबसे पहला भी समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक जो है समानता का अधिकार दिया गया है। ठीक है, समानता का अधिकार। फिर उसके बाद आता है स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि राइट टू फ्रीडम, उसका उल्लेख अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 में किया गया है। ठीक है, फिर तीसरा जो मौलिक अधिकार है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में दिया गया है। ठीक है, फिर बात की जाती है अगला मौलिक अधिकार है यानी कि चौथा मौलिक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो उल्लेख है अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, फिर अगला जो फंडामेंटल राइट है वो है संस्कृति व शिक्षा का बनाए रखने का अधिकार। इसका उल्लेख अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में किया गया है। अंतिम मौलिक अधिकार यानी छठा मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसमें न्यायिक अपने को जो है 5 प्रकार की रीत दे रखी है। जब मैं आपको अनुच्छेद 32 पढ़ाऊंगा तो इसका विस्तृत विवरण भी करवाऊंगा, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 32 में किया गया है। ठीक है, तो संविधान की अगली विशेषता भी मौलिक अधिकार। जब अपना भारत का संविधान लागू हुआ था तब कितने 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44 संविधान संशोधन 1978 के द्वारा 7वां जो अपना संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था अनुच्छेद 31 हटाकर अनुच्छेद 300A में डाल दिया गया था। वर्तमान में कुल कितने 6 मौलिक अधिकार है। कौन कौन से, समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 और 30, और संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32। संविधान की कुछ और विशेषता बची हुई है वो भी देख लेते हैं।
संविधान की अगली विशेषता है भाई नीति निर्देशक तत्व। अपन ने मौलिक अधिकार पढ़ा, ये भी एक विशेषता है। उसके बाद है जो नीति निर्देशक तत्व है। अच्छा, वे जो नियम जिसको मौलिक अधिकार के अंतर्गत ग्रहण नहीं किया गया, यानी कि मौलिक अधिकार के तहत लागू नहीं किया गया, उसको नीति निर्देशक तत्वों में डाला गया था। ये वो ऐसे कानूनी ऐसे नियम हैं जो राज्यों के द्वारा लागू किए जाने चाहिए। अच्छा, वरन ये जो बाध्यता नहीं है, कानूनी बाध्यता नहीं कि भाई राज्यों को लागू किए जाने चाहिए, उनके ऊपर एक मॉरल प्रेशर यानी कि मॉरल ड्यूटी डाली गई है कि भाई आपको एक मॉरल ड्यूटी है कि ये आपको नियम जो है, कुछ जो नियम इसके अंतर्गत विधित है वो आपको लागू करने ही चाहिए। अच्छा, मैं डीपीएससी पढ़ूंगा तो आपको इसकी भी विस्तृत जानकारी दूंगा। फिलहाल देखते हैं अभी अगली विशेषता नीति निर्देशक तत्व। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के उद्देश्य से भाग 4 में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, इसका उल्लेख भाग 4 में अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 के तहत किया गया है। और ये जो नीति निर्देशक तत्व है अपन ने आयरलैंड से लिया गया है। मैंने जब आपको विदेश स्रोतों का प्रभाव पढ़ाया था तब मैंने आयरलैंड बताया था। आयरलैंड के अपन ने 3 प्रावधान लिए गए थे और उसके अंदर जो सबसे पहला प्रावधान लिया था वो अपन ने लिया था डीपीएसपी। और डीपीएसपी अपन ने कहां से, नीति निर्देशक तत्व जो है जिसको डीपीएसपी कहते हैं, अपन ने आयरलैंड के संविधान से लिया है और भाग 4 में अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक लिया गया है। यह प्रवर्तन नहीं है परंतु राज्य का दायित्व है कि विधि निर्माण में निर्देशक तत्वों को लागू करने का प्रयास करें। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो है एक मोरल ड्यूटी राज्यों को सौंपी गई है कि ये न्यायालय के द्वारा प्रवर्तन नहीं है, यानी कि न्यायालय के द्वारा तो लागू नहीं करवाए जा सकते, लेकिन ये जो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए एक बहुत जरूरी और ये जो है राज्य के ऊपर एक मोरल ड्यूटी सौंपी गई है कि आपको ये लागू करने चाहिए। अच्छा, संविधान की जो 15वीं विशेषता है वो कौन सी, नीति निर्देशक तत्व। और नीति निर्देशक तत्व जो है अपन ने आयरलैंड के संविधान से लिए, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान में भाग 4 अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक किया गया है। यह न्यायालय के द्वारा इंफोर्सेबल यानी परिवर्तनीय नहीं है, न्यायालय के द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते, परंतु ये जो राज्यों के लिए एक मॉरल ड्यूटी के रूप में स्थापित की गई है। संविधान की अंतिम विशेषता आज अपन देखते हैं 16वीं, जो है अपने मूल कर्तव्य यानी कि मॉरल ड्यूटीज। मॉरल ड्यूटीज आपको पता हूँ गाइस, जो है 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ था तब मौलिक कर्तव्य थे वो भारतीय संविधान में लागू नहीं किए गए थे, वरन इसको 42 संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से लागू किए गए थे। अच्छा, देखते हैं मौलिक कर्तव्य शुरुआत में नहीं थे, मैंने आपको बताया था, लेकिन इंदिरा गांधी के समय आपको पता है गाइस 25 जून 1975 यानी कि 25 जून 1975 को आंतरिक अशांति के आधार पर श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा जो है आपातकाल लागू किया गया था। और उसी आपातकाल के दौरान जो है मौलिक कर्तव्य लागू किए गए थे। किसके द्वारा, राष्ट्रीय आपातकाल के तहत इन्होंने एक समिति गठन किया गया था जिसका नाम था, जिसके अध्यक्ष थे सरदार स्वर्ण सिंह जिसके अध्यक्ष थे। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा ही इसकी अनुशंसा की गई थी। देखते हैं, इंदिरा गांधी के समय 25 जून 1975 ईस्वी को आंतरिक अशांति लगाई गई थी और इसी के तहत जो है राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। उसी के अंतर्गत इंदिरा गांधी के द्वारा एक समिति का गठन किया गया था जिसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, सरदार स्वर्ण सिंह थे और इसी को सरदार स्वर्ण सिंह समिति भी कहा जा सकता है। और इसी के अंतर्गत मैंने आपको बार-बार बताया है कि 42 संविधान संशोधन किया गया था। और 42 संविधान संशोधन कब किया गया था, 1976 यानी 1976 में 42 संविधान संशोधन किया गया था। इसी के तहत ही भारत की जो प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, पदनिरपेक्षता, अखंडता और समाजवाद। और इसी के तहत 42 संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से ही संविधान के भाग 4 में जो है मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, जिसको अनुच्छेद 51 दिया गया था। और 51 में कितने प्रारंभ में कितने कुल 10 जो है मौलिक कर्तव्य यानी मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गई थी। ठीक है, मैं आपको फिर से रिपीट करवा दूं, मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान जब लागू हुआ था तब इसको सम्मिलित नहीं किया गया था। जब इंदिरा गांधी की सरकार थी 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लगाया गया था, उसमें सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया था, उनके द्वारा एक अनुशंसा दी गई थी। और इसी के तहत संविधान के भाग 4 में कुल कितने 10 मौलिक अधिकार को सम्मिलित किया गया था। ठीक है, फिर बात की जाती है एक संविधान संशोधन किया गया था 86वां संविधान संशोधन, जिसको 2002 में किया गया था। ये गलत लिखा गया है 2002। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया था। 2002 के माध्यम से जो 6 से 14 वर्ष के जो आयु के जो बालक बालिका है उनको जो है शिक्षा का अधिकार देने का जो कर्तव्य है वो माता पिता को दिया गया था। माता पिता का कर्तव्य। ठीक है, और इसको 11 मौलिक कर्तव्य के रूप में जोड़ा गया था। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं 42 संविधान संशोधन जो कि 1976 के माध्यम से किया गया था, उसके अंतर्गत कुल कितने 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। 10 मौलिक कर्तव्य भाग 4 में अनुच्छेद 51 में शामिल किया गया था। लेकिन एक संविधान संशोधन किया गया था 86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से 6 से 14 वर्ष की जो उम्र के बालक बालिकाओं के लिए जो शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए वो जो उनका एक कर्तव्य है, ये माता पिता का एक कर्तव्य है, ये जो कर्तव्य जोड़ा गया था वो 11 मौलिक कर्तव्य के रूप में 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था।
तो अपन ने आज कितने 16 जो है अपन ने विशेषता देखी थी। मैं आपको फिर से एक बार शॉर्टली रिवाइज करा देता हूँ कि ये 16 विशेषता क्या क्या देखी थी अपन ने शुरू से लेकर अंतिम तक। सबसे पहले अपन ने देखा भाई जो भारत का संविधान है वो निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान है। बाकी के संविधान की बात की जाए तो यूएसए में कुल कितने 7 अनुच्छेद है, ऑस्ट्रेलिया में 128 अनुच्छेद है, कनाडा की बात की 147 अनुच्छेद है और दक्षिण अफ्रीका में 253 अनुच्छेद है। वरन जो भारत में है कुल कितने 355 अनुच्छेद वर्तमान की बात कर रहा हूँ, 12 अनुसूचियां और 22 भाग है। दूसरी विशेषता बता दूं मैं आपको, संविधान फिर ये बताया कि भाई संविधान को बड़ा बनाने के क्या कारण रहे थे। मैंने आपको 4 कारण बताया आपको। अगली बात बताऊं आपको, विदेशी स्रोतों का प्रभाव। भारतीय संविधान पर क्या क्या विदेशी स्रोतों का प्रभाव पड़े। तो सबसे पहले अपन ने 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत निम्न प्रभाव देखे। फिर बात की जाए ब्रिटेन के संविधान से निम्न प्रभाव देखे। फिर बात की जाए आगे यूएसए के संविधान से निम्न प्रभाव देखे। कनाडा के संविधान से भी कुछ प्रभाव देखे अपन ने। आयरलैंड और फ्रांस के देश से भी क्या क्या संवैधानिक प्रावधान लिए वो भी देखे अपन ने। फिर इसके आगे ऑस्ट्रेलिया के प्रावधान देखे। ऑस्ट्रेलिया के बाद दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी, जापान और सोवियत संघ यानी कि वर्तमान का रूस, इसके भी क्या क्या प्रावधान लिए वो अपन ने प्रावधान देखे, यानी कि संविधान की सेकंड विशेषता देखी। फिर संविधान की जो तीसरी विशेषता है वो है भाई लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित यानी कि भारत का संविधान की जो अंतिम शक्ति का स्रोत है वो स्वयं जनता है। चौथी विशेषता अपन ने देखी संसदीय शासन प्रणाली। पांचवी विशेषता समाजवाद, जिसको 42 संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया था। फिर अगली विशेषता देखिए अपन ने पद निरपेक्षता। पद निरपेक्षता जो है धर्मनिरपेक्षता का एक रूप है, वो भी 42 संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से भारत संविधान में जोड़ी गई थी, जिसको मूल ढांचे के अंतर्गत एसआर बोमई बना भारत संघवाद के अंतर्गत शामिल किया गया था। ये मैंने आपको बताया भी था, ठीक है। अब सातवीं विशेषता मैंने बताया कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी कि भारतीय संविधान के अंतर्गत यह उल्लेख किया गया था कि भारत के ऊपर किसी भी शक्ति का अन्य विद्यमान नहीं है, यानी कि भारत जो है अपने डिसीजन आंतरिक या बाह्य दृष्टि से अपने डिसीजन लेने के लिए स्वयं किसी के ऊपर बाध्य नहीं है, स्वयं स्वतंत्रता है। अगला अपन ने देखा था भाई गणराज्य। गणराज्य का अर्थ क्या होता है, भारत का जो संवैधानिक प्रमुख यानी कि उच्च होगा, संवैधानिक उच्च होगा, वो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा, वरन जो है वंशानुगत नहीं होगा। फिर अपने अगली विशेषता देखी थी भाई डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी अपन ने अमेरिका के संविधान से ली है। जनता के द्वारा किया गया शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। ये अब्राहम लिंकन की एक डेफिनेशन है, ये लोकतंत्र अपन ने अगली विशेषता के रूप में देखा। फिर अगली विशेषता अपन ने देखी थी वयस्क मताधिकार, यानी कि एक सर्टन एज आने पर सभी व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार होता है, यही वयस्क मताधिकार कहलाता है। और ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा अपने लाया गया था। फिर बात की जाती है अगली विशेषता देखी थी मैंने संसदीय प्रभुसत्ता और न्यायिक सर्वोच्चता के मध्य समन्वय। संसदीय प्रभुसत्ता कहाँ पर है, ब्रिटेन के संविधान में, और न्यायिक सर्वोच्चता अपन ने कहा है यूएसए के संविधान में। इन दोनों का समन्वय यानी कि संविधान का शासन अपन ने ग्रहण किया है। फिर अपन ने अगली विशेषता देखी थी एकात्मक लक्षण के साथ संघात्मक शासन, यानी कुछ अपने अंदर एकात्मक लक्षण भी और कुछ संघात्मक लक्षण भी। एकात्मक लक्षण कौन कौन से है मैंने ये भी बताया। संघात्मक लक्षण कौन कौन से है मैंने वो भी बताया। फिर मैंने 2 स्टेटमेंट बताए थे, एक तो केसी वीर का बताया था और डीडी बसु का बताया था। केसी वीर का स्टेटमेंट है भारत का जो संविधान है वो क्या है अर्धसंघात्मक है, और एक किसने कहा था, केसी वीर ने कहा था। फिर बात की डीडी बसु ने भी जो स्टेटमेंट कहा था कि भारत का संविधान है जो क्या है सम्मिश्रण है, यानी एकात्मक तथा संघात्मक का सम्मिश्रण है। फिर बात की जाए मैंने अगली विशेषता बताई थी भारत का जो संविधान है वो लचीला तथा कठोरता का क्या सम्मिश्रण है। कुछ लचीले प्रावधान है जिसको साधारण बहुमत के द्वारा ही सिद्ध किया जा सकता है, और कुछ प्रावधान कठोर है जो कोई आधे विधानमंडल की सहमति और विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। फिर मैंने मौलिक अधिकार बताए। पहले जो संविधान जब लागू हुआ था तब कितने 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44 संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 हटा अनुच्छेद 301 300 कानूनी अधिकार के रूप में बताया गया था। फिर मैंने 6 फंडामेंटल राइट्स बताए आपको। फिर मैंने नीति निर्देशक तत्व बताए जो कि आयरलैंड के संविधान से लिए भाग 4 अनुच्छेद 36 अनुच्छेद 51 तक, ये भी बताया मैंने आपको। फिर मैंने आपको लास्ट विशेषता बताई थी कौन सी, मूल कर्तव्य कब लाए गए थे, जब 42 संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से लाए गए थे। कब, आंतरिक अशांति के समय आपातकाल लागू किया गया था, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के माध्यम से लाए गए थे। भाग 4 अ में अनुच्छेद 51 अ में टोटल जो पहले 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, किंतु जब 86 संविधान संशोधन 2002 में किया गया था जिसके अंतर्गत 11 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। इसके अंतर्गत उम्र जो है 6 से 14 वर्ष की उम्र के बालक बालिकाओं के जो पढ़ाई का जो दायित्व है, यानी उनको जो पढ़ाई करवाने का जो कर्तव्य है वो उनके माता पिता को सौंपा गया था। तो गाइस अपन ने आज जो है भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत संविधान की प्रमुख विशेषताएं देखी, उसको डिटेल रूप से अपन ने देखा, और जो अपन ने अपने 1.5 घंटे की अपन ने आज क्लास देखी, इसके अंतर्गत मैंने सारी विशेषता बताई है। ये जो विशेषता है आपको कहीं भी पूछी जा सकती है, और ये जो विशेषता है वो लिखने में भी काम आएगी। आपको आरएस का भी एग्जाम हो या फिर कोई भी अगर मान लो रिटर्न एग्जाम है उसके अंतर्गत जो है विधिवत रूप से आप इसको लिख सकते हैं। इसलिए आपको मैं समराइज फॉर्म में एक ही वीडियो में जो है उपलब्ध कराने का प्रयास किया है, चाहे मैंने कितना भी टाइम लगे पर मैंने इसको एक ही वीडियो में आपको कंसाइज करवा दिया है। वीडियो अच्छा लगे तो इसको एक बार लाइक कर देना, शेयर कर देना, और इसको क्या है आप जो है दूसरे दोस्तों को भी भेजो, ताकि जो है क्या आएगा कि दूसरे दोस्त भी आपको अच्छा कंटेंट मिल सके और वो भी अपना फायदा उठा सके, और हमारा जो भी है मोरल जो है बूस्टअप हो सके। बाकी आप खुद हो ही समझदार। नमस्कार, राम राम।